नमस्ते। नमस्ते। इंडिया एग्जिम बैंक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं पार्वती, आज के वेबिनार की होस्ट। आपको बताना चाहूंगी इस वेबिनार में आप लिसन ओनली मोड में रहेंगे। यदि आपको कोई सवाल हो या कोई इंफॉर्मेशन जाननी हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब Q&A सेशन द्वारा दी जाएगी। तो स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि और हमारे विशेष अतिथियों का कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर आज के इस अनूठी ऑनलाइन कार्यक्रम महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण या एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर वेबिनार में हमारे साथ जुड़े। हमारा आने वाला भविष्य बेहतर हो, इस दिशा में आपके ड्रीम्स, विजन्स, आपके विचार, आपकी निष्ठा और मेहनत से आपने जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया है, आपके इन्हीं निरंतर प्रयासों और कोशिशों को इंडिया एग्जिम बैंक सम्मान और आदर प्रकट करता है। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं निवेदन करती हूँ हमारे उप प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी जी कि वे हमारे चीफ गेस्ट, पैनलिस्ट और पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करें और इस वेबिनार का प्रारंभ करते हुए हमें संबोधित करें। हर्षा मैडम। धन्यवाद पार्वती। मिस शशि सिंह, चेयरपर्सन कंसोर्शियम ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। मिस पाबीबेन रबारी, फाउंडर pabiben.com. Miss Vijaya Pastala, founder under the Mango Tree Naturals and Organics Private Limited. Miss Sumita Ghosh, founder Rang Sutra Crafts India Limited. Miss Sujata Goswami, executive director सर्व शांति आयोग। और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, इंडिया एग्जिम बैंक की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जैसे कि पार्वती ने भी विश किया, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आप जैसी सफल एंटरप्रेन्योर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, और वह भी आज इस दिन महिला दिवस के खास अवसर पर। और जैसा कि इस वेबिनार का सब्जेक्ट है महिलाओं उद्यमियों का सशक्तिकरण, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और अर्थव्यवस्था में हम महिलाएं किस तरह अपना योगदान बढ़ा सकती हैं, उस बात पे भी चर्चा करेंगे। मैं पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ वे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को आगे ले जाने का काम किया है। वे सेशन के दौरान अपने अनुभव और एक्सपर्टीज शेयर करेंगी ताकि दूसरी महिलाएं भी अपने भीतर छिपी उद्यमिता, मुझे माफ कीजिए अगर मेरा उच्चारण सही ना हो, तो एंटरप्रेन्योर ताकत को जान पाएं। मैं कंसोर्शियम ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन मिस शशि सिंह की विशेष रूप से आभारी हूं, जो हमारी एक गुजारिश पर आज हमारे साथ जुड़ सकी। शशि जी, मुझे विश्वास है कि आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे कि ट्रेड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है और महिलाएं व्यक्तिगत स्तर पर भी क्या कर सकती हैं। आज हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब कोविड-19 ने ग्लोबल इकोनॉमी को बुरी तरह प्रभावित किया है। इकोनॉमिक आउटपुट, ट्रेड और रोजगारों में भी भारी गिरावट आई है और सप्लाई चेन्स भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के एक रीसेंट एनालिसिस में बताया गया है कि सबसे बुरा आर्थिक प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ा है। वजह है पहले से चली आ रही जेंडर इनइक्वालिटीज। आपको जानकर हैरत होगी कि कोविड-19 के दौरान महिलाएं पुरुषों की तुलना में 1.8 गुना अधिक बेरोजगार हुई हैं। भारत में भी भारी संख्याओं में महिलाओं को नौकरियां जा रही हैं, उनकी आय कम हो रही है। मार्च और अप्रैल 2020 केवल इन 2 महीनों के दौरान ही 15,40,000 महिलाओं की नौकरियां चली गई। ये अगर हम पुरुषों के मुकाबले कंपेयर करें तो बहुत अधिक संख्या है। जीडीपी और ट्रेड का अनुपात देखें तो पता चलता है कि ट्रेड के लिए ज्यादा ओपन इकोनॉमीज जेंडर इक्वालिटी के मामले में बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। वेबिनार के दौरान हमारी इकोनॉमिस्ट जानवी इससे जुड़े पहलुओं पर बात करेंगी और मेरी सहयोगी संध्या बताएंगी कि महिलाएं निर्यातों को बढ़ाने के लिए एग्जिम बैंक के प्रोग्राम का लाभ कैसे ले सकती हैं। एग्जिम बैंक भारतीय कंपनियों के ग्लोबलाइजेशन में उनकी मदद करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं।
उदाहरण के तौर पर 2019 में बैंक ने लूम्स ऑफ लद्दाख विमेन कोऑपरेटिव की बुनकरों को प्रोडक्ट इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट में 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए मदद की, और ये महिलाएं आज नए नए डिजाइन बना रही हैं। ऐसे ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मैंगो ट्री, जिसकी फाउंडर विजया जी भी हमारे साथ हैं। मधुमक्खी पालन के जरिए लोगों की जिंदगी में मिठास घोलते अंडर द मैंगो ट्री ने 1000 से ज्यादा महिला किसानों को ट्रेन किया है। एक और मिसाल है गुजरात के कच्छ से पाबीबेन। इन्होंने गुजरात की परंपरागत रबारी कढ़ाई में काम में नई जान फूंक दी है। इन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर एक नई आर्ट फॉर्म खोज निकाली है, हरी जरी। उनकी ये अनोखी कला हमारे एग्जिम बाजार में 4 चांद लगाती है। और आपको बता दें कि एग्जिम बाजार बैंक का एक फ्लैगशिप इवेंट है। आप इसे आर्ट एंड क्राफ्ट के मेले की तरह भी देख सकते हैं, जहां देश भर के आर्टिजान्स अपने हाथ का हुनर लेकर आते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम पर काम करने वाले रंगसूत्र भी करीब 6-7 साल से इंडिया एग्जिम से जुड़े हैं। इसकी कुल वर्कफोर्स में से 70 से 80% महिला आर्टिजान्स हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि रंगसूत्र की फाउंडर सुमिता जी को अभी 4 साल पहले ही राष्ट्रपति ने नारी शक्ति से सम्मानित किया था। कोलकाता बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शाशा ने हमारे साथ एक एमओयू साइन किया है। इसके जरिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए भी मिलकर काम करेंगे। मुझे यकीन है कि आज के इस वेबिनार के दौरान हम आपकी यात्रा को पिक्चराइज कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि बैंक आज ये महिला दिवस पर महिला उद्यमियों की इसी यात्रा पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च कर रही है। इसमें महिलाओं को कामयाबी की प्रेरक कहानियां हैं। इंडिया एग्जिम बैंक को इस यात्रा के सहयात्री बनाकर गौरवान्वित करें। तो ये बहुत अच्छी बुक है। इनफैक्ट लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब पढ़ना चाहेंगे। पर इसमें ऐसी बहुत सारी कहानियां हमको आई थिंक होपफुली आज इस सेशन के एंड में भी मिलेंगी। तो आइए जानते हैं कि विदेशी बाजारों में अपना बिजनेस बढ़ाते समय महिलाओं के सामने किस तरह की चुनौतियां आती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। हालांकि हर समस्या का कोई कॉमन समाधान नहीं होता है, पर हम एक दूसरे से के अनुभवों से तो जरूर सीख सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सार्थक चर्चा की कामना करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जैसा आपने बताया कि हर समस्या का कोई कॉमन समाधान नहीं होता, पर हम एक दूसरे के अनुभवों से सीख जरूर सकते हैं। इसी सोच विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। और अब आज का मेरा सबसे पहला मुश्किल काम, हमारे आज के मुख्य अतिथि मिस शशि सिंह जी का इंट्रोडक्शन देना। इनके परिचय में अगर मैं कहूँ, आप कंसोर्शियम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन हैं, तो कुछ इस तरह होगा कि समंदर में से बस एक छोटी सी बूंद। इनके केवल क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट्स की लिस्ट बना दूं तो शायद 3-4 पन्ने भी कम पड़ जाएं। कंसोर्शियम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जो उद्यमिता विकास के माध्यम से समूहों में महिलाओं के कुल सशक्तिकरण के लिए अपॉर्चुनिटीज निर्माण करता है। Winner of President Award, a true leader who has opened doors for women in every sense. I invite Ms. Sashi Singh from Delhi, a gender specialist, social enterprise, UN international consultant, National Board Ministry of MSME, Government of India, to enlighten us, please. Sashi ji. नमस्कार आप सबको and धन्यवाद. Hope you can hear me. Yes. आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, आई थिंक इतनी महान हस्तियां हमारे संग बैठी हुई हैं, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि मैं ही बहुत एम्पावर्ड हूँ. आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल दी एमिनेंट पैनलिस्ट जो यहाँ पे हैं, और सबसे कुछ न कुछ हम लोग सीखते हैं. इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि जो महिलाएं ग्रास रूट में हैं, उनसे हम लोग ज्यादा कुछ सीखते हैं. जब भी हम ग्रास रूट में गए हैं और उन लोगों की अनोखी चीजें, उनका प्रयास किया है कि उनको हम लोग कुछ ट्रेनिंग दें, उन लोग ने हमें सिखाया. वी हैव नेवर इम्पोज्ड. एक चीज आप प्लीज ये समझिए, बिकॉज वन साइज डज नॉट फिट ऑल, और हम एक पैकेज लेके जाएं और उनके ऊपर सौंप दें, ऐसी बात गलत हो जाएगी. आई होप एवरीबडी विल एग्री विद मी. वी ट्राई एंड get their inputs कि उनके पास क्या हुनर है, वो क्या समझती हैं क्या करना चाहिए, और
इस सिलसिले से फिर उनका एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होता है. सो वी knit and build and incorporate their presence. उन्हीं से ही रेजिलियंस उन्हीं का बढ़ता है और उन्हीं से ही इम्प्रूवमेंट आता है. तो कहना कि हम लोग ने किया है ये गलत होगा. तो you know, I give all credit and everybody, all the eminent people will agree कि credit उन्हीं की है, उन्हीं का जज्बा है, उन्हीं की वो है. हम एक मार्गदर्शन जरूर करते हैं, हम एक उनको एक विंडो, एक नजरिया दिखाते हैं कि क्या वर्ल्ड में हो रहा है. ये मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग ने जैसे गांव-गांव में ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये एक बहुत अहम कड़ी है. और जो ये वोकल फॉर लोकल, अगेन यू नो वी टॉकिंग अबाउट लोकलाइज्ड प्रोडक्ट्स. तो ये लोकल प्रोडक्ट्स पे अगर हम ये गांव को या डिस्ट्रिक्ट को सशक्त करते हैं, empower them in all possible ways. It's not just about one woman, it's about the community. अगर ये पूरा कम्युनिटी एक ग्रोथ सेंटर बनता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनता है, तब आप देखेंगे कि वो पूरा गांव ही सशक्त हो गया. और इतनी ज्यादा गुड रिसोर्सेज आपको मिलेंगी, नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे पनप सकती हैं. पूरा एक इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा. यू नो, इट्स नॉट जस्ट कि कैपेसिटी बिल्ड कर दिया, स्किलिंग दे दिया, डिजाइन दे दिया, टेक्नोलॉजी दे दिया. इट इज अबाउट द एंटायर इकोसिस्टम, जिसमें आप समझ रहे हैं कि एक यूनिट को क्या क्या चाहिए होता है, एक क्लस्टर को क्या चाहिए होता है, बट दे कैन वर्क एज अ कॉमन फैसिलिटी. तो ये जरूरी नहीं है कि एक के पास एक हर के पास एक मशीन हो. बिकॉज इट्स अ क्लस्टर, तो सिमिलर वर्क होता है उस एरिया में. एंड सो इट मेक्स इट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इट मेक्स इट इकोनॉमिकल. एंड ग्रुप एंटरप्राइज का जो हम लोग जिस तरह इस पूरे समूह को देखते हैं, समूह में अब जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स भी हैं, LLP partnerships, limited partnerships में भी आ गए हैं. And money saving of course is happening, but borrowings from the bank increase because they are all in a community. वो तो मतलब जो self help group का concept है उसको थोड़ा, और because group dynamics थोड़ा change हो रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है. So as an enterprise we take the whole community or group as an enterprise. उसमें women is a pivotal role, लेकिन उनके पुरुष भी उसमें शामिल होते हैं, because देखिए आपके उनका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है. Usually what's happening is कि production में मिला है and the man goes out to sell. Marketing usually you'll see this thing, and the women sits in the house to and production करती है. But यहाँ हम थोड़ा सा change ये ला रहे हैं कि अगर उसको आत्मनिर्भर होना है, and if she is an entrepreneur, the whole family becomes an entrepreneur. तो क्या होता है कि उसको सशक्त करने के लिए उसको complete ABC of right from finance to technology, production, competition in the international market, और उसी को ही जाके हम लोग एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कराते, so that she understands कि वो मार्केट क्या है और कहाँ पे जा रहा है उसका सामान और उसका मूल्य. Very important thing is the value of that. So she's in the global value chain. How do you bring her in the global value chain? उनको कैसे उनके प्रोडक्शन की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, यू नो, बिकॉज अभी आप देखेंगे कि बहुत उनको जो मुनाफा होता है बहुत कम होता है. You know, it's not right कि मिडिल मैन ही ले रहा है, वो बात गलत है. The only thing is they are not understanding कि उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है ग्लोबल मार्केट में. तो अगर आप ग्लोबल रेजिलियंस की बात करें तो उनको ये सिखाना कि क्वालिटी एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, तो उनको वो नॉलेज शेयरिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड हमें उनको बताना पड़ेगा कि इस टाइप की प्रोडक्ट्स किस किस कंट्रीज में बन. सपोजिंग बास्केटरी है तो फिलीपींस में क्या हो रहा है, थाईलैंड में क्या हो रहा है, अगर मतलब ये केन और वियतनाम में कैसे कर रहे हैं. और बड़ी अच्छी बात एक है जैसे पैकेजिंग वगैरह. अब इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इसमें महिलाएं बहुत शुरू से ही काम करती रही हैं. अपने I think somebody needs to unmute. There are a lot of noises सुनाई दे रही हैं थोड़ा सा.
डिस्टर्बेंस है उसमें. So what I'm saying, जैसे आपने चिपको मूवमेंट महिलाओं से ही शुरू किया था, तो उन्होंने सेव द ट्रीज किया था, शुरुआत उन्हीं से हुई थी. तो वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स बिकॉज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर इकोसिस्टम, और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कायम रखना एंड द ग्लोबल वार्मिंग को करना, महिला एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. वाटर, पानी का भी है, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह है. Solar, now if we bring in solar, now you know the kind of regeneration of energy etc. So ये हमें सिखाना उनको कि किस तरह वो अपने cost को कम कर सके. Cost effective is a very important matter, and so we bringing in the Z concept जो है वो zero effect, zero defect. Quality is utmost, price doesn't matter. It could be a good price if the quality is very good, number one. Number two, if you're not affecting the environment in any way, if you're not polluting in any way, then you get. So ये SDGs आप लोग सब समझ रहे हैं, so the sustainable development goals, उसके अंदर important कि हम उनको समझाएं internationally क्या इसकी. They will not buy अगर वो chemical dyes है, and usually our women were doing organic earlier. तो बीच में क्या हुआ, just to fast track they went into chemical dyes. अब we have to go back because we cannot, they will not accept anything like that. So we're going back to vermicomposting, we're doing organics, we're doing recycling, we're doing upcycling of garments and clothes, etc. So you see how the things are getting back. और ये I think ये pandemic में ज्यादा थोड़ा सा नजर आया है, because हर लेडी ने, मतलब इन्होंने बताया कि I was actually quite shocked क्योंकि a lot of unemployment and especially जैसे बताया कि भी impact women definitely. So now what has happened is they have learned to stay at home, but they are looking at new avenues. So ये जो disruption हुआ है, the disruption in the society has brought in more challenges, but they're looking at it as an opportunity. अब इस opportunity को हम लोग किस तरह इसको we can make use of it, and I think EXIM को मैं यहाँ पे I would say hats off to you to do such a beautiful program, putting all of us together, and we are like think tanks. We can think aloud and work together on creating a platform where all women can come together. और उसको हर देखिए हर अगर आप देखिए क्लस्टर है, हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रास रूट पे किया है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक बहुत अहम है जो हम लोग ने ट्रेडमार्क दिया. सो वी गॉट द लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन फॉर द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट. they've got a logo, they've got a stamp of geographical indication कि इस region में बना है और इसकी खासियत वो है. They have kept their originality, so you're preserving, you're protecting, and you're promoting through the logo that it is original, made in India and authentic. यहाँ पे कोई duplication नहीं है, यहाँ पे कोई आके infringement नहीं हुआ उनका right का. They're right, it's their right. So this property, this बौद्धिक संपदा हम लोग बोलते हैं, उस right को हम लोग ने उनके अंदर कायम रखा. और इसमें बहुत अच्छी बात है कि authorized users बने हैं. Authorized users is the entire community. They have a right over the complete property. It's a community right. तो इससे हम लोग के around 300 clusters all over India, and that village also gets recognized internationally. कि अगर आप पूछें कि जैसे नागपुर के ऑरेंजेस हैं या दार्जिलिंग की चाय है, कोटा डोरिया की साड़ियां हैं, तो यू नो कोटा में बनती, कोटा का वो ऐसे ही चंदेरी है वो. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. हम लोग यूपी में भी कई क्लस्टर्स कर रहे हैं, राजस्थान में ब्लू पॉटरी है. So you're looking at, and I'm very happy you did with Ladakh, because Ladakh is now the focus of the next GI. So we would like to do a kind of thing, especially on the shawls, etc. Northeast में बहुत सारी चीजें हैं, spices में बहुत सारा हमारा है जो हम लोग women को लेके चल सकते हैं. Agroforestry है, minor forest produce है. So it's farm and non-farm sector both, where we can look at the resilience, and as a community we can help them.
but we have to guide them on the procedures for export. क्योंकि अब strict हैं ये जो procedures, and packaging, merchandising, and also how do you deal with the customer internationally. क्योंकि देखिए एक बड़ा अच्छा rapport बनाना बहुत जरूरी है with the international client. You can't just say and then tomorrow they reject. फिर क्या होता है then so the whole global value chain is very important. They have to understand each aspect of the value chain, and then only build their capacities accordingly so that they make the best product. And फिर ये competition जो अभी चाइना से हुआ था उसमें बहुत कुछ चीजें हमारी खराब हुई थी, because even in the GI where everything is handmade in India and made in India, उसमें चाइना का सिल्क आया था, and a lot of products which were from the other countries, and they were assembled, unknowingly. People went into so that defect we have to do the corrections now, but yet we have to compete with international market. We have to be very competitive, price competitive, quality competitive, and we've got to see what the trade relations are. ये बहुत जरूरी है. तो इसीलिए मैं एग्जिम बैंक को पहले रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपके जो इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं वो भी थोड़ा सा, and I think they're participating today, so if you all are hearing us, we would need your inputs on what your country, that country where you are, what are the trade barriers, what is the negotiations we could do, what are the kind of price tariffs which are there. So क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो हमारा बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस इन द नेबरिंग कंट्रीज, बांग्लादेश है, नेपाल है, we work very closely with Afghanistan, Afghani women. A lot of trade is already happening, and even if formal trade नहीं हो रहा, informally बहुत trade हो रहा है, between these countries through the porous borders. So why not see that if there is a trade happening, how do we make it possible? But that could be some policy issues we could look at. Policy issues हम लोग देख सकते हैं कि क्या हैम्पर कर रहा है हमारा एक्सपोर्ट में, क्या कुछ इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हो रहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इन्फ्रिंजमेंट में क्या मतलब है कि स्प्यूरियस गुड्स आके मेड इन इंडिया हो जाता है. जैसे अभी पीछे कोटा में हुआ था, कोटा की डोरिया की कहीं और से साड़ीज इंपोर्ट हुई थी और फिर नली साड़ीज को पे करना पड़ता बिकॉज इट वाजंट मेड इन कोटा. तो ऐसी फुलकारी में भी है कि फुलकारी की सारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो मशीन आ गई, मशीन मेड आ गई जो सस्ते दामों में लगी थी. So the people who make हैंड, हाथ से जो एम्ब्रॉयडरी करी थी उसकी वैल्यू घट जाती है. People don't pay up that. Same, about pashmina and other kind of thing. Even the toy industry was destroyed because of this. All our ceramics, glass, बहुत चीजें effect हुई थी पीछे. तो we have to be very cautious. We have to play the game very carefully. लेकिन आपने एक आज के दिन इतना बड़ा initiative लिया है. I'm thoroughly happy. I'm very, very happy. And anyway, I was very impressed with Exim Bank's thing. We did a program together in Kondagaon, jo Chhattisgarh mein, with the tribal women. And, that the first time somebody went there, sat with them, stayed with them, and we could see the mouse around. But it was a wonderful experience. Lekin koi problem nahi hui. War-torn countries mein bhi jate hain hum. We've never had any problem with thing, and it was a very, very successful program because the first time we brought the women out from their houses and they were so happy. They were all ironsmith. तो आके उन्होंने हमें दिखाया कि लोहार का काम women करती हैं. Very, very impressive. I mean, everything, and they were molding iron ki things. Then we brought in our designers to work with brass, iron, wood. जो भी वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज है उससे उन्होंने बहुत अच्छे ट्राइबल ज्वेलरी को इम्प्रूव किया. दैट goes internationally now. So that is how we would do. We would design it for the international market. तो मार्केट को हम पहले समझे, फिर उनको inputs दे, so that we build the capacity to make that through technology infusion and of course through finance, because finance plays a very important role यहाँ पे, and that builds the entire ecosystem in place.
I think we all can do. It's all a doable, viable project, and we like EXIM to show us the way, and we are ready to lead the way forward. So today we can pledge on the International Women's Day, we can pledge that we need millions and millions of these grassroots women to stand on their own feet, and only then India can be empowered. If women are empowered, इंडिया की जीडीपी आपने जैसे बताया है, और मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर महिला काम कर रही है, हर महिला घर में या कर रही है या बाहर कर रही है, बट सैलरी कुछ लोगों को ही मिल रहा है, and that is only what is shown in the GDP. People who are not salaried are not contributors in the economy, formal economy, or what you can say. So that is where this entire gap is. Otherwise, every woman is working in some form or the other, is contributing to our national growth and progress. With this, I would like to hear others to show us the way forward. And I'm here. You can always ask me any questions, and we can make a roadmap to take things further. I'm very happy to listen to other panelists. I'm sure they've all done such good work. अपने अपने गाँव में, अपने कस्बों में बहुत अच्छा काम किया, और बता रहे हैं 80 करोड़ kind of village industries हैं जो जिनको पनपने का मौका हम लोग दे सकते हैं. उसमें महिलाएं बहुत important role play कर रही हैं. Even biodiesel and all. I mean, look at the new things which are coming up. कि जहाँ पे वो aloe vera करती है, biodiesel के वो निकाल रही plant से. So, you know, there are new things which are coming up where ecology and environment, where women can play a very important role. तो ये एक disruption जो आया है, new challenge भी लाया है. इस challenge को opportunity लेके let's create the entire ecosystem जिसमें हम लोग सब भागीदारी होके, and we can take it forward. So I can wish you all very happy but I won't say day. I'll say let it be the beginning of the era, International Women's era, and next year we should have show that we've been able to achieve so much starting from today. Thank you so much. Thank you. बिल्कुल, थैंक यू शशि जी. तथास्तु, आपने जो भी कहा वो सच हो, और अगले साल हम फिर मिलेंगे जरूर. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप विश्व स्तर पर वुमेन एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के लिए, उनकी शांति और समृद्धि के लिए अलायंस एंड नेटवर्क का निर्माण करने के तत्पर हैं, जिसके लिए इंडिया एक्सिम बैंक की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं. अब मेरे साथी मिस जानवी जी, इकोनॉमिस्ट, जेंडर और ट्रेड के बारे में बताएंगी कि जेंडर इक्वालिटी पे क्या, ट्रेड का जेंडर इक्वालिटी पे क्या असर होता है, और महिलाओं का ट्रेड में क्या कंट्रीब्यूशन है. तो जानवी जी से मिलते हैं. थैंक यू मैडम. नमस्कार देवियों और सज्जनों. ट्रेड महिलाओं के लिए जरूरी है और महिलाएं ट्रेड के लिए जरूरी है. जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं. ट्रेड ग्रोथ की, डाइवर्सिफिकेशन की, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की. लेकिन ट्रेड का जेंडर इक्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, यह एक ऐसा विषय है जिसपे ज्यादा चर्चा नहीं होती, मगर होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए, यह हम आपको आज के इस प्रेजेंटेशन में बताएंगे. पहले हम बात करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी में ट्रेड का क्या रोल है. अगर आप इस स्लाइड में जो चार्ट है वो देखें तो आपको पता चलेगा कि जो कंट्रीज ज्यादा ओपन है ट्रेड के लिए, वहां जेंडर इक्वालिटी भी ज्यादा होती है. इसकी बहुत सारी वजह हैं. सबसे पहले तो ट्रेड से महिलाओं को रोजगार मिलता है, और जो कंपनीज निर्यात करती हैं, देखा गया है कि उनके वर्क फोर्स में महिलाओं का शेयर ज्यादा होता है. इनफैक्ट विकासशील देश, मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उनमें देखा गया है कि जो निर्यातक कंपनियों का वर्क फोर्स होता है, उनमें महिलाओं की भागीदारी 33%, 33% है, और जो गैर निर्यातक कंपनियां हैं उनमें ये शेयर केवल 24% है. निर्यातों का महिलाओं के वेजेस पे भी सकारात्मक प्रभाव होता है. जब डेवलपिंग कंट्रीज अपने मैन्युफैक्चरिंग निर्यातों को दोगुना करते हैं तो कुल मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में महिलाओं का हिस्सा औसतन 5.8 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ता है.
ये बढ़ोतरी रोजगार और वेतन दोनों के बढ़ने के कारण होता है। यही नहीं, निर्यात करने वाली कंपनीज में जो नौकरियां होती हैं वो भी बेहतर होती हैं, क्योंकि वो ज्यादातर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में ये अंतर है कि इनफॉर्मल काम में जो व्यक्ति काम करते हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कई बार फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और ये जॉब्स काफी बार सीजनल या टेम्पररी होते हैं। देखा गया है कि जो निर्यात वाले सेक्टर होते हैं उनमें महिलाएं ज्यादा फॉर्मली एम्प्लॉयड होती हैं, उन्हें बेहतर ट्रेनिंग मिलती है, ज्यादा सुरक्षा मिलती है। एक स्टडी की गई थी कुछ 54 डेवलपिंग कंट्रीज की, उसमें पता चला कि इंपोर्ट टैरिफ घटाने से जो मेल हेडेड फैमिलीज हैं उनकी तुलना में फीमेल हेडेड फैमिलीज के में ज्यादा बेनिफिट होता है, उन परिवारों में ज्यादा बेनिफिट होता है। और ऐसा 3/4 देशों में पाया गया कि जो फीमेल हेडेड फैमिलीज हैं उनमें इंपोर्ट टैरिफ घटने से ज्यादा बेनिफिट हुआ। इसीलिए ट्रेड जितना खुलेगा, जितना ओपन होगा, महिलाओं का उतना ही विकास होगा। ये तो बात की हमने ग्लोबल लेवल पे। अब अगर हम बात करें इंडिया की, अगर हम भारत की लेबर फोर्स देखें तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कम है और जो पार्टिसिपेशन रेट है वो और कम होते जा रही है। 2005 में ये पार्टिसिपेशन रेट 32% थी, जो 2019 में घटकर 20.5 रह गई। इसकी तुलना में बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाइना ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, ब्राजील ले लीजिए, उनमें ये भागीदारी दर जो है वो काफी ज्यादा है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार यह जो स्थिति है वो और बिगड़ सकती है। इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में पाया गया है कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग जो सेक्टर हैं, इनमें ऑटोमेशन के चलते 2030 तक 12 मिलियन भारतीय महिलाएं अपनी नौकरियां गंवा सकती हैं। अब बात करते हैं डिजिटल इंक्लूजन की। हमने काफी सुना है कि इंटरनेट और ई कॉमर्स से कंपनीज को बहुत फायदा हो रहा है, उनका मार्केट एक्सेस बढ़ रहा है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। मगर यहाँ भी भारत में डिजिटल इंक्लूजन काफी कम है। डिजिटल इंक्लूजन में एशियाई प्रांत में भारत में दूसरा सबसे बड़ा जेंडर गैप, और इंटरनेट तक केवल 29% महिलाएं ही पहुंच पाई हैं अपना मार्केट बढ़ाने के लिए। महिलाओं की अगर भागीदारी बढ़ाई जाए जॉब मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग में और निर्यात में, तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। और यहाँ मैं सामाजिक और नैतिक लाभ की तो बात ही नहीं कर रही, जो कि करनी चाहिए, मगर केवल अगर हम आर्थिक नजरिए से भी देखें तो महिलाओं की भागीदारी से बहुत लाभ हो सकता है। अगर लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी 10 परसेंटेज पॉइंट से भी बढ़ती है तो भारत की जीडीपी 2025 तक 770 बिलियन US डॉलर बढ़ सकती है। थोड़े और डिटेल में बात करते हैं वर्तमान स्थिति के निर्यात के दृष्टिकोण से। हमारे किए गए अध्ययन में पता चलता है कि कई लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में जेंडर इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा है, और जो जेंडर गैप है वो अनस्किल्ड लेबर फोर्स में ज्यादा है। सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर में महिलाओं की रोजगार की स्थिति मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मुकाबले में बेहतर है। वैसे तो जो प्रमुख एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सर्विसेज सेक्टर हैं उनमें बड़ा जेंडर गैप है अगर हम एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से देखें, लेकिन इन सेक्टर्स में खासतौर जो फाइनेंशियल सेक्टर है या कंस्ट्रक्शन सर्विसेज सेक्टर है उसमें वेतन में अंतर महिलाओं और पुरुषों में कम है। हमने फिर स्टेट लेवल पे देखा कि निर्यात का क्या असर है जेंडर इक्वालिटी। शोध में पता चलता है कि वो राज्य जो ज्यादा ओपन है निर्यात के लिए, जिनका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी ज्यादा है, वहां जेंडर इनइक्वालिटी भी कम है। ये तो हमने बात करी कि ट्रेड से जेंडर इक्वालिटी पे क्या असर होता है और फीमेल वर्कफोर्स बढ़ने से ट्रेड और इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी की। जेंडर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आजकल कई देशों की ट्रेड पॉलिसी में शामिल होते हैं, क्योंकि देखा गया है कि कई साल दशकों से जो ट्रेड पॉलिसी चली आ रही है वो इनएडवर्टेंटली, मतलब अनजाने ही औरतों की तरफ बायस्ड थी और अभी भी थोड़ी है। विश्व बैंक की एक हालिया स्टडी में बताया गया है कि ऐसे सेक्टर जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है उन्हें आयातों के लिए ज्यादा टैरिफ चुकाना पड़ता है। विश्व स्तर पर देखें तो महिलाओं को अपने निर्यात उत्पादित तैयार करने के लिए पुरुषों की तुलना में औसतन 13% अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। भारत की बात करें
तो महिला निर्यातकों को विदेशी बाजारों में पुरुषों की तुलना में 6 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा टैरिफ बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। मैंने सत्र की शुरुआत में कहा था कि विमेन एंड ट्रेड यह एक ऐसा विषय है जिस पे ज्यादा चर्चा नहीं होती है, मगर होनी चाहिए। शायद इन आंकड़ों को सुनने के बाद आप भी सहमत होंगे इस बात से कि इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। अब आखिरी स्लाइड पे आते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले तो ट्रेड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के सकारात्मक जो प्रभाव है उसको समझना होगा। पहले इस विषय को गहराई से समझेंगे तभी तो हम उन चैलेंजेस को एड्रेस कर पाएंगे। इंडिया एग्जिम बैंक में हम आने वाले वर्ष में इस विषय पर एक शोध करने वाले हैं और हम आशा करते हैं कि इस शोध में हमें CWI से और हमारे सारे महिला पार्टिसिपेंट से सपोर्ट मिलेगा डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। दूसरा, हमें नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं को रीडिजाइन करना होगा ताकि महिलाएं ट्रेड से ज्यादा लाभ उठा सकें। कई सारे देश ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं, कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स भी जेंडर इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं और जेंडर इंक्लूसिव तरीके से बनाए जा रहे हैं। जरूरी है कि हम भारत में भी ट्रेड पॉलिसीज में जेंडर इंक्लूसिव अप्रोच लें। शिक्षा, वित्तीय संसाधनों, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ट्रेड संबंधी सूचनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने वाले कॉम्प्लीमेंट्री जो पॉलिसीज हैं उनको भी बनाने की जरूरत है। माल और सेवाओं, मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महिला की पहुंच को बाधित करने वाले जो बैरियर्स हैं जिनके बारे में हमने अभी पिछली स्लाइड में बात किया, जिनको आजकल पिंक टैरिफ्स भी कहते हैं, उनको हटाने की जरूरत है। कई सारे और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हैं, उनको रूल बेस्ड ट्रांसपेरेंट मैनर में एड्रेस करना जरूरी है। और सबसे जरूरी है सारे स्टेक होल्डर्स को इस दिशा में साथ एकजुट होकर प्रयास करने की। धन्यवाद का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करती हूँ मिस संध्या आरेकर, जो हमें ग्रास रूट इनिशिएटिव्स और डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज यानी कि हमारे ग्रिड मास प्रोग्राम के बारे में जानकारी दें। संध्या जी। धन्यवाद पार्वती। तो सभी को नमस्ते। मैं अब आपको बताना चाहूंगी एग्जिम बैंक के ग्रास रूट उद्यम विकास समूह और मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि इंडिया एग्जिम बैंक की स्थापना संसद के अधिनियम के तहत मार्च 1981 में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण, सुगमीकरण तथा संवर्धन के उद्देश्य से की गई है। इंडिया एग्जिम बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को उनके वैश्वीकरण के प्रयासों में भी सहायता करता है। इसी उद्देश्य से 2011 में ग्रिड मास ग्रुप शुरू किया गया, जिसके तहत विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों यानी एसएमईज को अपने उत्पादों का निर्यात बढ़ाने में सहयोग किया जाता है। ग्रिड मास के तहत एसएमईज को वर्कशॉप्स, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए सहयोग किया जाता है। इनमें प्रोडक्ट एंड डिजाइन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट यानी कि हुनर विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी क्रिएशन, क्वालिटी एनहांसमेंट जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल है। इन्हीं ट्रेनिंग प्रोग्राम से एसएमईज, प्रोड्यूसर ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स इत्यादि को अपने वैश्वीकरण प्रयासों में मदद मिलती है। इंडिया एग्जिम बैंक ने अपने मास यानी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं कार्यक्रम के तहत निर्यातकों को उनके उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात में मदद की है। हम भारतीय निर्यातकों के लिए विदेशी बायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आदि का पता लगाने में भी सहयोग करते हैं। वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहूंगी। हम सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों के जरिए कला और हस्तशिल्प क्षेत्रों से जुड़े शिल्पकारों और बुनकरों के कौशल विकास में सहयोग करते हैं। हमारी प्रमुख गतिविधियां कुछ इस तरह से है। ग्रास रूट उद्यमों को नई प्रौद्योगिकी अपनाने में सहयोग के जरिए उनकी परिचालन क्षमता बढ़ाना, नवाचार यानी कि इनोवेशन को प्रोत्साहित करना और डिजाइन, पैकेजिंग, ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना, उनके उत्पादों को वैल्यू एडिशन के जरिए व्यापक बाजार में पहुंचाने में मदद करना। जीआई सर्टिफिकेशन, फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन के जरिए एसएमईज के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में
अलग पहचान बनाना। हमारा उद्देश्य यही रहा है कि देश के कारीगर नए ग्राहकों तक पहुंचे, स्पॉट बिक्री बढ़े, वे अपना ब्रांड बनाने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच बढ़ाने में सक्षम रहे। हाल ही में हमने किए हुए कुछ वर्कशॉप्स के बारे में बताना चाहूंगी। हमने आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के पेडना गांव में 30 अनुभवी मास्टर बुनकरों के लिए कलमकारी कला में डिजाइन विकास के लिए 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया था। ओडिशा के भुवनेश्वर में अन्वेषा ट्राइबल आर्ट्स एवं क्राफ्ट की ट्राइबल वुमेन आर्टिसंस के लिए आभूषणों में पहला ऑनलाइन डिजाइन विकास प्रशिक्षण आयोजित किया था। तो इस पेंडेमिक के दौरान हमने यहाँ हमारा पहला ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। राजस्थान के फलोदी में उर्मुल मरसरी बुनकर विकास समिति के मास्टर बुनकरों के लिए प्रोडक्ट और डिजाइन डेवलपमेंट के लिए भी ट्रेनिंग के लिए हमने सपोर्ट दिया था। राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर सहित श्रीनगर और वाराणसी में रंगसूत्र से जुड़े करीब 240 बुनकरों के लिए डिजाइन विकास ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए सपोर्ट दिया था। देखिए ये रंगसूत्र की सारी आर्टिसंस कितनी कलरफुल लग रही है ना। हमारी फ्लैगशिप इवेंट एक्जिम बाजार के बारे में बताना चाहूंगी। परंपरागत शिल्पकारों, बुनकरों के उद्यमों से निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक ने 2017 में एक्जिम बाजार की शुरुआत की, जिसमें देश के कोने कोने से शिल्पकार आते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि देश के लगभग सारे राज्यों के साथ हम जुड़े हुए हैं। पिछले 3 साल में 6 एक्जिम बाजार सजे। मुंबई के अलावा ये प्रदर्शनियां कोलकाता, अहमदाबाद और पुणे में भी लगाई गई। प्रदर्शन में हमने मधुबनी, पिछवाई, गोंड, फड़, सांची पेंटिंग, रबरी, टेराकोटा, चंदेरी, हिमारू, पैठनी, फुलकारी, ये सारे हाथ से बने उत्पाद एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इनमें स्पॉट बिक्री तो होती है, कारीगरों को बल्क ऑर्डर हासिल करने में भी मदद मिलती है। अब मैं आपको हमारी वेबसाइट एक्जिम मित्रा के बारे में बताना चाहूंगी। साथियों, ये एक्जिम मित्रा की वेबसाइट हमने बनाई है। यहाँ पे आपको मतलब यह एक्जिम मित्र, जिसका नाम यानी कि निर्यातकों और आयातकों का दोस्त, इस पोर्टल में निर्यात आयात से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के साथ साथ निर्यातकों के लिए सलाहकारी और सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर बाजार की विश्वसनीय जानकारी, व्यवसाय के टूल, वित्त पोषण के विकल्प और निर्यातकों के लिए सलाहकारी सेवाएं भी, जिनसे वे जान सकते हैं कि निर्यात कैसे करें, वित्त पोषण के विकल्पों का लाभ कैसे उठाए, अंतरराष्ट्रीय जोखिमों का मूल्यांकन कैसे करें, निर्यात के अवसर कैसे तलाशे, किसी बाजार में प्रवेश करने के लिए किस तरह की रणनीतियां अपनाएं और अपने व्यवसाय को नए बाजारों तक कैसे फैलाएं। निर्यात के लिए शुरुआती कदम, इसमें हमने केवल 13 स्टेप्स में किस प्रकार, अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है तो स्टार्टिंग से लेकर, मतलब कंपनी एस्टैब्लिश करने से लेकर पूरा उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार लेने जाने तक की जो प्रक्रियाओं का जरूरत है, जो सर्टिफिकेट्स की जरूरत है, उसके बारे में एक ऑनलाइन लिंक यहाँ पे हर एक टैब पर दी गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्जिम मित्रा ये वेबसाइट अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। कंपनी बनाना मतलब पहले आपको अपनी कंपनी का नाम या लोगो डिसाइड करना होगा, फिर किस बैंक के साथ आपको खाता खोलना होगा, पैन कार्ड लेना होगा, आईसी कोड लेना होगा, या आपका ओरिजिन सर्टिफिकेशन लेना होगा, आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना होगा। इस तरह से पूरी स्टेप्स हमने यहाँ पे बताई है। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह हमने यहाँ पे ग्लोबल प्रोडक्ट मार्केट भी बताए हैं। इंडिया का ट्रेड कैसा है, किस तरह से प्रोडक्ट्स हमारे जाते हैं बाहर, कौन से मार्केट के साथ हमारे लिंकेजेस है, किस देश में हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, कहाँ आपके प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसकी परसेंटेज वाइज आपको पता चलती है। उस कंट्री की रेटिंग क्या है, उस कंट्री में अगर आपको प्रोडक्ट्स को भेजना है तो उसके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन क्या होने चाहिए, उसके लिए फ्रेट कितना लगता है, डुलाया कॉस्ट कितना लगते हैं, भारत की कौन सी पॉलिसीज और स्कीम्स है इसके लिए या इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और भारत की किसी अदर देश बाकी देशों के साथ अगर ट्रेड एग्रीमेंट्स है
तो उनकी जानकारी। और इसी तरह हमारे रिसर्च और पब्लिकेशंस है इसके लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, सपोज केमिकल या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो आपको वो भी यहाँ पर उपलब्ध की गई है। जैसे और भी यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडीज है, उनकी लिंक दी हुई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ आपको कांटेक्ट करना है, उनके साथ रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप एग्रीमेंट करना है। तो जैसे ही उनकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जो सुविधाएं है उनके साथ भी आपको फिर उनकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ऑल ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। इस पोर्टल पे हमने 16 बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है, तो उनके क्रेडिट प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी है, और क्रेडिट इंश्योरेंस गारंटी लेनी है इन बैंक से तो आपको ये जानकारी मिल सकती है। इस बैंक की branches के बारे में, contact details of the banks we have shared here. Also we have shared marketplace for your products on this website. तो एक्जिम मित्रा की वेबसाइट पे हमने आपके लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस अवेलेबल की है। आप देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स को हमने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, और अगर कोई बाहर का ओवरसीज बायर इसे देख ले तो वो डायरेक्टली आपको यहाँ से ऑर्डर भेज सकता है। तो इस तरह से हमने आपके लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी अवेलेबल कर दी है। इसके उपरांत आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे FAQ शेयर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमको मेल भेज सकते हैं। हमने हमारी ग्रेड की ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे शेयर की है, grade@eximbankindia.in। तो आपके कोई भी सवाल है आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमको भेज सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद संध्या। तो चलते हैं आज के दिलचस्प विषय और हमारे खास अतिथियों से मिलते हैं, जिन्हें सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं, जो खुद मिसाल बनी। आइए सुनते हैं इनकी कामयाबी की कहानी इन्हीं की जुबानी। शुरुआत करते हैं मिस अभिलाषा बहुगुणा जी, को फाउंडर लूम्स ऑफ लद्दाख वुमेन कॉर्पोरेशन। लद्दाख नाम सुनते ही हसीन वादियों का खूबसूरत चित्र आपके आंखों के सामने आ जाता है, और याद आता है यहाँ का पश्मीना वूल, जो बेहद मुलायम, सॉफ्ट, कोमल और बहुत ही अनमोल है। इन्हीं विशेषताओं की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में भी इस पश्मीना को बहुत डिमांड है। तो आइए जानते हैं मिस अभिलाषा जी से लूम्स ऑफ लद्दाख की कहानी। जी अभिलाषा जी। थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष कंसोर्शियम ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, उपनिदेशक इंडिया एक्जिम बैंक, मुख्य रणनीति अधिकारी एक्जिम बैंक और अन्य उपस्थित अतिथिगण, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुझे अपने अनुभव साझा करने का मंच प्रदान करने के लिए इंडियन एक्जिम बैंक और उनके टीम मेंबर्स पार्वती मैडम, संध्या मैडम और कुणाल जी की मैं आभारी हूँ। अपनी बात को मैंने 3 भागों में बांटा है। लद्दाख में पश्मीना, याक और भेड़ों के ऊन की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता क्यों है, इस दिशा में क्या प्रयास चल रहा था, क्या चल रहा है, और लूम्स ऑफ लद्दाख की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अंतिम में सर्वोदय की दिशा में महिलाओं का किस प्रकार से किरदार हो सकता है, उस पर मैं थोड़े अपने विचार रखना चाहूंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाना है, उसकी रणनीति क्या होती है, ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है, तो उसमें तो मुझे लगता है कि अभी शशि मैम और संध्या मैम और आने वाले जितने भी वक्ता हैं उनका हमसे कई लाख गुना बेटर अनुभव है, और उससे हम सब कुछ सीखना चाहेंगे। मैं ऊपर के 3 भागों में अपनी बात रखना चाहूंगी। तो लद्दाख में चांगता और उसमें भी चुशूल आजकल भारत चीन तनाव की वजह से सुर्खियों में है। चांगथांग की चांगपा प्रजाति की एक्टिव प्रेजेंस भारत की सीमाओं की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इन्हीं के वजह से वाइल्ड लाइफ बहुल्य क्षेत्र, जहां स्नो लेपर्ड, टिबेटन वाइल्ड एस, ब्लैक नेक्ड क्रेन जैसे पशु पक्षियों को खुले क्षेत्र, माइनिंग और आर्मी बिल्डअप से बच पाए हैं। चांगपा प्रजाति 14,000 से 17,000 फीट की ऊंचाइयों में विश्व विख्यात पश्मीना बकरी, याक और भेड़ चराते हैं।
दुनिया के पश्मीना प्रोडक्शन में भारत का कंट्रीब्यूशन 1% है, लेकिन ये 1% सबसे कम माइक्रोन और बढ़िया क्वालिटी का है। चांपा प्रजाति साल भर में 50,000 किलो में से अब जाके 2021 में 1200 किलो में वैल्यू एडिशन कर पा रही है। मोस्टली लद्दाख पश्मीना एक रॉ मटेरियल इकोनॉमी है। इस दुर्गम क्षेत्र में एक चांपा परिवार सालाना आय 19,000 रुपए तक है, जबकि एक पश्मीना शॉल आराम से 15,000 से 5 लाख तक का भी होता है। चांपा युवा अपने माता पिता के स्लो सस्टेनेबल लेकिन हार्डी लाइफ को अपनाने में संकोच कर रहे हैं। टूर गाइड बनना, हाईवे पे टूरिस्ट टेंट लगाना और उसमें और महिलाओं का बीआरओ के लिए, सड़क निर्माण के लिए पत्थर तोड़ना उनको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। और कई समूह तो लेह के आसपास तंग जगहों में माइग्रेट हो रहे हैं। अब इस समस्या और उसमें छुपी अपॉर्चुनिटी के लिए लूम्स ऑफ लद्दाख से पहले कुछ एनजीओज ने कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वीविंग में ट्रेनिंग दी। ऐसे ही हैंडलूम डिपार्टमेंट चरखे लूम्स बांटते रहे हैं और वीविंग की ट्रेनिंग। मेरे हस्बैंड जब लेह में डिप्टी कमिश्नर थे तो उनके एक दौरे के दौरान उन्होंने कई बॉर्डर की महिलाओं को अपने लिए सॉक्स और कैप्स वगैरह बुनते हुए देखा, तो उनको मार्केट इंटरवेंशन, डिजाइन इंटरवेंशन की एक आवश्यकता फील हुई। मेरे खुद के जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उसके अनुभवों से मैंने सीखा कि किस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक न्यूट्रल विलेज असेसमेंट चाहिए टू बिगिन एनी प्रोजेक्ट। तो पहला जब मैं साइंटिफिक एसोसिएट थी सेंटर डेटा विच इज अ थिंक टैंक फॉर द डच गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी पॉलिसी के पायलट स्टेज में हाउस होल्ड सर्वे से इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं डेटा सेट के साथ कि उस इंटरवेंशन की जरूरत है कि नहीं। उस विलेज इंटरवेंशन में सोशो इकोनॉमिक, आपका कल्चरल सब कुछ समझना बहुत जरूरी होता है। दूसरा एक पर्सनल अनुभव कि जब हम नॉर्थ इंडिया में हम लोग रहते हैं तो हम देखते हैं कि गली गली में कश्मीरी ट्रेडर्स अपना पश्मीना का शॉल बेचने आते थे, है ना, और हम उनसे बार्गेन करते हैं। लेकिन वही पश्मीना शॉल अगर एक शोरूम में होता है तो हम वहां बार्गेन नहीं करते हैं। हमको क्या पता कि जो कनॉट प्लेस में वो पश्मीना का शॉल बिक रहा है वो असली है और वो ट्रेडर का असली नहीं है। क्या पता वो जो 10 रेंज है आपके कनॉट प्लेस वाले बिजनेसमैन की उसमें से 2 नकली हो। तो ये कुछ जब हमने इस पे सोचा तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी मिलके, जिसमें हमने नंबर 1 प्रॉब्लम ये लगी कि नंबर बेस्ड टारगेट्स जो होते हैं स्किलिंग के, उसमें कुछ दिक्कत है। फिर मार्केट से हम उनको जोड़ नहीं पाते। लिमिटेड वैल्यू एडिशन की क्षमता होती है, जैसे कि प्लेन पश्मीना शॉल की वीविंग ट्रेनिंग दे दी जाए, तो क्यों प्लेन पश्मीना शॉल की वीविंग की ट्रेनिंग ही देनी है जब पंजाब और कश्मीर के जो आपके कारीगर इतने सालों से जनरेशन से करते आ रहे हैं, they have already tapped the market in that segment। तो क्या इनको प्रोडक्ट इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए? ब्रांड बिल्डिंग की कमी एक प्रॉब्लम है। नंबर 2, हमको लैक ऑफ कन्वर्जेंस दिखा। एनजीओस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंडिपेंडेंट डिजाइनर्स, सबके बीच में ज्ञान के आदान प्रदान की एक कमी है, प्लस कई जगहों पे छुपाया भी जाता है अपना नॉलेज। तो क्या हम एक क्रिएटिव कॉमन्स की तरफ नहीं बढ़ सकते? नंबर 3, जैसे कश्मीर में कुछ बिजनेस फैमिलीज पश्मीना से कमा पाई और बुनकरों की स्थिति में सुधार नहीं आया, फिर कमाई के लिए फेक भी मार्केट में उतरा। उसी राह पर लद्दाख है, पश्मीना उद्योग से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। आने वाले 10 सालों में लद्दाख को वैसा ही ट्रैक्शन और पैसा मिल रहा है जैसे भुज अर्थक्वेक के बाद कच्छ को मिला। फंडिंग से 1 मैन 2 मैन नॉन ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जब तक चलेंगे। तो लद्दाख में हम क्या एज अ थर्ड पर्सन हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक मिडिल पावर है विच कम्स फ्रॉम द लोकल ब्यूरोक्रेसी एंड द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, जो सारा फंडिंग और प्रमोशन में बाकी यूथ
जिनके कॉन्टैक्ट्स नहीं है, या जो जनमानस है, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पैदा कर रही है, क्योंकि उनके परिवार से किसी को बिजनेसमैन की तरह प्रमोट किया जा रहा है। कोई भी आउटसाइडर ऑफिसर जो बेचारे 1 या 2 साल में ये सब चीजें समझ पाना उनके लिए मुश्किल है, और ये एक बड़ी समस्या है। हमें भी समझाया गया कि चांगपा और अन्य गांव की महिलाएं स्वयं कमा नहीं पाएंगी, उन्हें एक लोकल ऑफिसर के बच्चे की कंपनी में काम करना चाहिए। तो ये एक समस्या थी। चौथी जो हमें समस्या ये नजर आई कि पश्मीना के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है लद्दाख में, आजकल और बढ़ रहा है। उसी वजह से प्लेन पश्मीना शॉल्स को मास प्रोडक्शन की तरफ ले जाने में लद्दाख का जोर है। इससे इकोलॉजी और प्राइसिंग दोनों को नुकसान है आगे चल के। पश्मीना में कांस्टेंट वैल्यू एडिशन करके उसको एक नीश प्रोडक्ट, एक एक्सपोर्ट मार्केट के लिए लग्जरी लेबल की तरह उनको लॉन्च करना चाहिए। और जो ट्रेडिशनली उनका नम्बू शीप वूल का, उनका याक वूल का खुलू की जो चीजें हैं, उसमें क्राफ्ट रिवाइवल और उसको अपना इंडियन मार्केट के लिए सोवेनियर्स की तरह, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की तरह उनको एक अलग रेंज अपने प्रोडक्ट्स का बनाना चाहिए। और प्लस रेयरिंग में भी पश्मीना को ओवरस्टेप नहीं किया जाएगा कंपेयर टू याक और शीप वूल, तो पैस्चर्स का वाइल्ड लाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करने की आवश्यकता ने लूम्स ऑफ लद्दाख को जन्म दिया। पहले 6 महीने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इक्विपमेंट्स, काम करने की जगह, डिजाइनर्स की तनख्वाह, कैरी बैग्स, पैकेजिंग, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन वगैरह फंडिंग करी। स्वयं सहायता समूह खुद अपने घरों से रॉ मटेरियल लाए। 6 महीने के बाद कोऑपरेटिव बनाया गया और आज वह इंडिपेंडेंट है। अगले 3 साल की जर्नी महिलाओं ने स्वयं अपने सेल्स, पार्टनरशिप्स, CSR से पूरी करी। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को प्रोत्साहित किया गया, ऑन द जॉब हैंड होल्डिंग करी गई। आज लूम्स ऑफ लद्दाख ट्रैक्शन स्टेज में है। दूसरी बार के इलेक्शन के लिए मेंबर्स में हलचल खुद से दिखी। एक इनिशिएटिव उन्होंने खुद लिया कि हमको अब इलेक्शन चाहिए, हमारा CEO हमें बदलना है। कल ही जो हमारे इलेक्टेड ऑफिस बेरर्स हैं, आर्टिसंस, उन्होंने अपने लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर करने के लिए और डिजाइनर हायर करने के लिए इंटरव्यूज लिए। इस साल वो अपना हेड ऑफिस डिजाइन स्टूडियो और पश्मीना, याक एंड शीप वूल हैंडस्पन यार्न बैग भी बनाने जा रहे हैं। और जब उन्होंने कल इलेक्शन लिए तो उनमें से एक महिला जो इलेक्टेड लीडर है, उन्होंने कहा कि आने वाले जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे हमें मैडम ले बोले। आज ले इज जी इन लद्दाख, सो मैडम जी, सो हमें मैडम ले बोले, क्योंकि आज तक हमें मैडम ले बोलने वाला कोई हुआ नहीं। लूम्स ऑफ लद्दाख एक कलेक्टिव है, सारे प्रोड्यूसर ग्रुप्स का इसमें मालिकाना हक है। मैं या इसके बोर्ड में जिन एक्सपर्ट्स को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। धीरे धीरे इनके बच्चे और ये खुद लीडरशिप पोजीशंस में आए, उसकी हमारी कोशिश है। इस बात से मैं अपने अंतिम थीम पर आप लोगों के साथ संक्षिप्त में विचार करना चाहूंगी कि महिलाएं कैसे इस सर्वोदय के लिए जरिया बन सकते हैं। हम क्रिएटर्स हैं, हम सहनशील हैं, हम संवेदनशील हैं, हमारे में स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कूट कूट के भरी है, क्योंकि चाहे हम किसी भी कास्ट या क्लास से हो, हमें डेली के स्ट्रगल्स में, डेली के लाइफ में प्यार, पेशेंस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग चाहिए ही होती है। मैंने ये सोचा कि क्या हम लोग, मतलब मैं ये आप लोगों से सीखना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, क्या हम मैं और मेरा से ऊपर नहीं उठ सकते। मैंने कहीं पढ़ा कि इफ यू आर फ्री मेक अदर्स फ्री, इफ यू आर पावरफुल मेक एम्पावर अदर्स। तो क्यों हम ये बात सुनते हैं कि आर्टिसन डिजाइनर नहीं बन सकते, क्योंकि आज हम सब क्राफ्ट के फील्ड से जुड़े हैं। दैट्स व्हाई मैं स्पेसिफिकली इस बात को उठाना चाहूंगी। फैशन सप्लाई चेन्स टूट रही हैं और ये बहुत अच्छा मौका है आर्टिसन क्लस्टर्स को ऑर्गेनाइज करने का और बार्गेनिंग पावर दिलाने का। क्यों 30-30 साल के बाद भी संस्थाएं में 1 या 2 लोगों पर निर्भर रहते हैं? क्या हम इनको बार्गेनिंग पावर नहीं दे सकते?
क्या हम सिर्फ एक मित्र और गाइड की भूमिका नहीं निभा सकते? कितना पैसा हमको, हमें और हमारे परिवार के लिए चाहिए? हाल ही में एक डिजाइनर महिला से मेरी मुलाकात हुई। वो बहुत बड़ी डिजाइनर है, मेरी मित्र भी हैं। उनका खुद का जीवन और खुद का डिजाइन लेबल काफी संघर्षों से वो उभर कर आई है। लेकिन जब उनसे ये पूछा कि इतने सालों से अगर कोई डिजाइनर एक क्लस्टर के साथ काम करने का दावा कर रहे हैं, तो इतने सालों में क्या स्टैटिस्टिकली क्या इम्पैक्ट हुआ उस क्लस्टर में, और उन आर्टिसंस में से आपके साथ मैनेजमेंट में या डिजाइनर की तरह कितने उभरे? तो उन्होंने कहा आर्टिसन डिजाइनर हो सकता है। मतलब दैट वाज अ वेरी, she could not accept the fact कि artisan can become an artist designer over the years, and this is something that disturbs me. मैं और पढ़ना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि कैसे जब हमारे संघर्षों में हमें खुद पे भरोसा हमने रखा, तो औरों के संघर्षों में हम उन पे भरोसा क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? क्या वो ही पैट्रियार्की, वो ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर का हम भी जरिया बन रहे हैं? हमें इंडिविजुअलिज्म और टीम वर्क के बीच का रास्ता ढूंढना है। आजकल एक बहुत पॉपुलर टर्म हो रहा है हसल, तो हमें हसल और स्लो लिविंग के बीच का भी रास्ता ढूंढना है। हमें अपनी संवेदनशीलता नहीं खोनी है। आने वाला वक्त महिलाओं का है, लेकिन दुनिया में जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम डमी लीडर्स हैं या हमने अपने आधारभूत मूल्यों कंपैशन, इनोवेशन, पार्टनरशिप्स एंड परसिस्टेंस को जीवित रखा है कि नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद अभिलाषा जी। हम गर्व से कह सकते हैं कि आपने न केवल लद्दाखी वुमेन के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बनाए, बल्कि आपने पश्मीना कला को भी विलुप्त या एक्सटिंक्ट होने से बचा लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब लद्दाख के बर्फ के वादियों से चलते हैं कच्छ गुजरात की ओर, रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक सूखी रेत की चादर बिछी है। लेकिन इस कठोर क्लाइमेट में भी एक ऐसी कलाकारा है जिन्होंने अपने एम्ब्रॉयडरी के हुनर से हरी झरी का आविष्कार किया। स्वागत करती हूँ श्रीमती पाबीबेन रबारी, फाउंडर pabiben.com, जिन्होंने अपने एम्ब्रॉयडरी से न केवल रेगिस्तान को खूबसूरत रंगों से सजा दिया, बल्कि हमारे देश के ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को हॉलीवुड में भी मशहूर कर दिया। आइए सुनते हैं श्रीमती पाबीबेन रबारी जी, आपकी भी अनोखी और दिलचस्प कहानी। आप सबको जय सिया राम। मेरा नाम पाबीबेन रबारी है। आप सबके साथ आज जुड़ने का मौका मिला, इसलिए मैं भी आपके सामने थोड़ी सी मेरी जो जर्नी है वो बात रख लूं। तो मेरी जो कहानी है वो बचपन से शुरू होती है कि जब मैं छोटी सी थी, 5 साल की थी, तभी मेरा पापा एक्सपायर हो गए। और मेरी दूसरी बहन थी, वो 3 साल की थी। और मेरी तीसरी बहन थी, वो मेरी माँ के पेट थी। और हमारा जो मूल व्यवसाय है भेड़ बकरियां चराना। तो मेरा पापा है वो भेड़ बकरियां चराते थे, और उस कुएं में पानी निकाल रहे थे, तो उसमें उसका पाँव गिर गया। तो उन बाद में मेरी माँ तीनों बहनों को बड़ी कर रही थी। ऐसे में हम धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तो मेरे को 7 से 11 साल की उम्र में पता चल गया कि हमारे घर में कोई आदमी नहीं है, भाई नहीं है और पापा भी नहीं है। हम 3 बहन है और एक मेरी माँ है, वो हम तीनों बहनों को बड़ी कर रही है। तो धीरे धीरे हम लोग गांव में 4 कक्षा तक पढ़ना था, तो पढ़ा। तभी मैं 4 कक्षा तक पढ़ी, तभी मेरे को पढ़ने का महत्व समझ आ गया। लेकिन मेरे को आगे पढ़ना भी था। मेरी माँ को बोला कि मेरे को पढ़ना है, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को बोला कि बेटा तेरे को पता है मैं आपको कैसे बड़ी कर रही हूँ, और जैसे तैसे मैं मेरा घर चला रही हूँ और तीनों बहनों को बड़ी कर रही हूँ।
और मेरे को आगे पढ़ने के लिए जाने, पास में जो गांव था उधर जाना पड़ता था। तो मेरी माँ के पास शिक्षा का पैसा नहीं लगता था, लेकिन रिक्शा भाड़ा मेरी माँ के पास नहीं था। तो मेरी शिक्षा है वो उधर ही छूट गई। और धीरे धीरे मैं मेरी माँ को मदद करने लगी। और हमारे कच्छ में सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत थी तब, जब मैं छोटी सी थी। तो कुएं से पानी भरते थे और नदी में से पानी भरते थे। तो कोई पैसे वाले लोग था, उसको उसके लिए जो भरते थे तो सिर्फ 1 एल का 1 रुपया मिलता था। तो हम लोग को ऐसे मेरी माँ को मदद करते थे। और मेरी माँ, मेरे मन में वो भी बात थी कि मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उसको ये 1 रुपया भी मदद कर सकता है, और मैं ये रुपया मेरी माँ को मदद कर सकता है। और धीरे धीरे मैं एम्ब्रॉयडरी का काम है, वो हमारा पुरानी व्यवसाय है हमारे समाज में। तो मेरी दादी सिखाती थी, मेरी बुआ सिखाती थी, मेरी माँ तो मजदूरी करने के लिए जाती थी, तो उसको टाइम भी नहीं मिलता था। लेकिन शाम में थोड़ा सा टाइम मिलता तो वो भी सिखाती थी। तो सबसे पहले मैंने वो सीख लिया। तो धीरे धीरे मैं ये काम करने लगी, और साथ साथ में मैं दहेज का भी करने लगी। मेरा दहेज का जो काम स्टार्ट किया, तभी हमारा जो गांव है एकदम साइड में है, मुंद्रा तालुका में। तो प्राइवेट व्यापारी या संस्थाएं सब लोग अभी हमारे गांव में काम करवाने के लिए आते थे। तभी ये लोग काम करवाने के लिए आते थे, काम करवा के जाते थे, लेकिन वो बोलते थे कि ये टुकड़ा कर दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगी। हम इतनी सी अच्छी सी सफाई से काम करते थे, इतनी सारी अच्छी से अच्छी अच्छी डिजाइने उसमें करते थे। लेकिन उधर क्या होता था, जो ये पीस जाता था तो कोई बड़ी ब्रांड के नाम जाता था और कोई बड़ा व्यापारी के नाम जाता था। हम लोग कारीगर थे, तो कारीगर का कहाँ भी नाम नहीं आता। तो हमारे लिए तो तभी हमारा कोई ये नाम लो लेता कि ये गांव का काम है, ये कारीगर का काम है, ये बहन ने ये काम बनाया है, ये कास्टर का काम। तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो चीजें नहीं होती थी तभी। तो मैं वो देखती थी, मेरे को दुख भी लगता था, लेकिन उसमें मैं कुछ कर सकती नहीं थी, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था और शिक्षा भी नहीं थी। वो इसलिए मैं इस बात पे कोई आवाज उठा सकती नहीं थी, क्योंकि मैं क्या करूं, उसमें करूं तो क्या करूं। तो धीरे धीरे मैं ये सारी चीजें। और 2003 में मेरी शादी हुई। जो 2003 में मेरी शादी हुई, तो थोड़े अंग्रेज मेहमान पहले हमारे गांव में आके जाते थे, तो वो मेरी शादी में आए थे। तो हमारे में एक रिवाज होता है कि कोई हमारी शादी में आते तो वापिस जब भी घर जाते तो उसको एक कपड़े की जोड़ी देनी पड़ती है, अदर का 500 या 1000 ऐसे रुपया देना पड़ता है। तो हमारा पुराना वो रिवाज है। तो मेरे मन में ऐसा लगा कि ये हमारे समाज का तो मेरे को पता है, लेकिन इन लोगों को मैं क्या दूं। तभी मैंने जो मेरे दहेज के लिए मैं बैग बनाई थी बहुत सारी, तो उसमें से मैंने एक बैग उसको दी। तो वो बैग लेके गए, तो ये उसको बहुत लोग पूछने लगे कि ये बैग कहाँ से ली है, किसने बनाई है, वो सारी बातें पूछने लगे। और धीरे धीरे इस बैग की बहुत सारी तारीफ करने लगे। तो वो लोग 1 साल के बाद वापिस जब भी इंडिया में आए, तभी उन्होंने मेरे घर आए और बोले कि जो आपने मेरे को बैग दी है, वो बैग की लोग बहुत तारीफ करते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसी में ये तो एक बैग है, ऐसी में हजारों बैग बना सकती हूँ, लेकिन आगे का कोई मेरे मन में कोई नॉलेज नहीं है और शिक्षा नहीं है, कोई मार्गदर्शन भी नहीं है। इसलिए मैंने वो बात वहीं वहीं छोड़ दी। और 2003 में मेरी शादी हुई, 2005 में मैं ससुराल आई। तभी मेरा जो हस्बैंड है वो मेरी सब ये कला देखता था। वहाँ मैं ससुराल आके भी ऐसे ही सब काम करती थी। तो बाद में उन्होंने मेरे को एक बार पूछा कि तेरे में इतनी भी कला है, हुनर है, तो कुछ तू खुद के पाँव पर खड़ी रहकर अपनी गांव की जो महिलाएं हैं उस महिलाओं के साथ मिलकर कुछ कर। तो अपने गांव की जो महिलाएं हैं उसका भी भला होगा और तेरा भी होगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक डर था कि मेरे को मार्केटिंग का आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में मैं क्या करूं। काम कर सकती हूँ, लेकिन आगे का कोई आइडिया, फिनिशिंग मेरे को नहीं आती है, मार्केटिंग नहीं आती है, तो उसके बारे में मैं क्या करूं।
तभी मैंने नीलेश भाई को कॉल किया कि नीलेश भाई मेरे को ये काम करना है, आप मेरे को इसमें मदद करोगे? तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको मदद करने की जरूरत है, करूंगा, लेकिन ये चीज में सबसे पहला विश्वास चाहिए। आपको मेरे पर भरोसा होना चाहिए और मेरे को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि भरोसे बिना ये काम नहीं कर सकते। आप अभी भी टाइम है, सोच लो। तो मैंने 15 दिन ये बात छोड़ दी और 15 दिन के बाद फिर भी मैंने कॉल किया और मैंने बोला आप ऐसे इंसान हो कि खरेखर सच में आप मेरे को मदद कर सकते हो और आप मेरे को मदद करो, सही में मेरे को इतना छोटा सा उद्योग चालू करना है। तब से नीलेश भाई ने मेरे को ये सिखाया कि हमारा जो फैमिली है, वो फैमिली में हमने 4-5 महिलाओं ने मिलकर 4-5 सैंपल बनाए और ये सैंपल एक जगह पे बताने के लिए गए। तो मेरे को उधर पता नहीं था कि हम लोग कैसे उन लोगों के सामने बातचीत करें। तो नीलेश भाई तभी भी साथ में चले और सबसे पहले हमें 70,000 का ऑर्डर मिला और धीरे धीरे हम आगे बढ़े और आज हम 45 देशों में हमारा सामान भी एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ 200 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है। ऐसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ा। धन्यवाद पाबी बेन जी, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है आपकी। आपने 160 से भी ज्यादा परिवारों को इस कला से जोड़कर उनके जीवन में मुस्कान लाया है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। काश ये लाइव प्रोग्राम होता तो तालियों की गूंज से माहौल सज जाता, लेकिन हम यहीं से ताली बजाते हैं। थैंक यू मैम। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आमची मुंबई महाराष्ट्र से मिस विजया पास्ताला जी, फाउंडर अंडर द मैंगो ट्री, जिसे हम UTMT कहते हैं। UTMT हमारे लिए सिंगल ओरिजिन सर्टिफाइड हनी उपलब्ध कराता है। विजया जी, आप हम सब के जीवन में मिठास लाती हैं शहद के रूप में। आयुर्वेद में शहद को अमृत माना गया है क्योंकि इसमें इतने सारे औषधि गुण हैं। और खास बात यह है कि इस पैंडेमिक कोविड-19 में हनी या शहद को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर में अपनाया गया है। और आप सबसे भी मेरी दरख्वास्त है, UTMT शहद जरूर अपनाएं। तो अब विजया जी से सुनते हैं UTMT की कहानी। थैंक यू पार्वती जी, थैंक यू संध्या। हैप्पी वुमेन्स डे, महिला दिवस का शुभकामना। एक्सक्यूज माय हिंदी और इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा एक्चुअली गांव में हूँ, सो हो सकता है लाइट जाएगा, बट सो थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सबसे पहला मैं मतलब मुझे खुशी है कि हम लोग सिर्फ विमेन बीकीपर्स के साथ काम नहीं करते, हम लोग मधुमक्खी के साथ काम करते हैं, जो 90% इज एक्चुअली विमेन। सो 90 का एक कुटुंब में is all women and they are the ones who make the honey. So that is the most important thing. So that is what I wanted to actually explain to everybody. So in that sense. लेकिन सबसे पहला हम लोग मधुमक्खी के लिए, हम लोग मधुमक्खी के साथ क्यों काम कर रहे हैं? एक्चुअली पार्वती जी आपको पता भी होगा, लेकिन हम लोग मधुमक्खी के साथ काम करते हैं क्योंकि पर्यावरण के लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो अगर आप लोग सब किसानों के बारे में सोचे होंगे, आपको पता होगा कि किसानों मतलब उन लोग खेत में सब कुछ करते हैं, उन लोग फर्टिलाइजर, बेटर सीड्स, बेटर फर्टिलाइजर, पानी का व्यवस्था, सब कुछ उन लोग करेंगे। लेकिन जब फूल आएगा, जब फूल पड़े, जो उसका पर्यावरण नहीं होगा, तो दैट डज नॉट कन्वर्ट इनटू फ्रूट। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मधुमक्खी का बक्सा डालते हैं ताकि मधुमक्खी विल पॉलिनेट and give you fruit. So सबसे important is pollination and productivity. हमारे लिए actually honey is a byproduct. तो और वो हम लोग that we do ताकि उसमें additional market is there. But सबसे ज्यादा जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो काम है पर्यावरण के लिए, pollination के लिए, क्योंकि उसके द्वारा agriculture productivity will increase. And that is why हम लोग मधुमक्खी के साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग फार्मर्स के साथ मतलब जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ। मुझे टाइम दिया था 8 मिनट का, सो आई विल ट्राई एंड कीप दैट आल्सो। ये हम लोग जब शुरू किया था, वी एक्चुअली स्टार्टेड ट्रेनिंग एंड ज्यादातर हम लोग को
आदमी लोग whenever we went to गांव, हम लोग को जब भी आप देखेंगे खेती में, it is mostly men जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे। लेकिन जब हम लोग घर जाते थे और घर और मधुमक्खी का जो बक्सा है, हम लोग उन लोग को, क्योंकि हमारा जो मॉडल है इट इज फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, और उन लोग को बॉक्स लेवल हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो हम लोग गांव में बॉक्स लेवल पर उन लोग को ट्रेनिंग देते हैं। तो जब हम लोग बॉक्स लेवल पर ट्रेनिंग दे रहे थे, तब औरत लोग को बहुत मतलब इच्छा था कि इवन वी कैन डू दिस, एंड फॉर मी इट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ औरत लोग कर सकते हैं, महिला कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इजी exercise, a skill for women to do. So we decided कि हम लोग क्यों नहीं महिला के साथ भी काम करें। और बहुत सारे महिला को मतलब डर था कि हम लोग मधुमक्खी के साथ कैसा काम करो, मधुमक्खी काटेगी, मुझे जंगल में जाकर मधुमक्खी, क्योंकि हमारा मॉडल है कि हम लोग जंगल में जाकर मधुमक्खी का कुटुम्ब हम लोग वहां से लेकर हम लोग बक्सा में डालते हैं। सो दैट इज अ नेचुरल कॉलोनी ट्रांसफर हम लोग करते हैं। तो वो उन लोग को भी उन लोग के हम लोग घर कैसा छोड़ो, जंगल कैसा जाओ, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स were linked. So it's not just economic empowerment, it is also social empowerment. So ये जो मधुमक्खी के काम हम लोग जो किसानों के साथ कर रहे हैं और औरतों के साथ कर रहे हैं, that is actually also economic empowerment and social empowerment. So many times we have also in a way it is मतलब it is not a direct impact but indirect impact आप कह सकते हैं कि इसमें social empowerment था। So हम लोग जब शुरू करें, हम लोग ने पहला ट्रेनिंग दिया फार्मर्स को, फिर बाद में 1 साल के बाद जो हम लोग ने ट्रेनिंग दिया, सब मधुमक्खी का बक्सा दे एब्सकॉन्डेड। मतलब हम लोग ने, अगर आप नया स्किल सिखा रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे थे, क्योंकि मैं भी मधुमक्खी काम नहीं कर रही थी, मुझे भी मधुमक्खी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैं भी सीख रही थी। तो उसके बारे में पहला साल में सब मधुमक्खी जो समझो हम लोग ने 500 बॉक्सेस दिए थे, most of the boxes, all the bees ran away, they absconded, उसको कहते हैं कि abscond। तो अगर आप मधुमक्खी को ठीक से पालन नहीं करेंगे तो मधुमक्खी actually will leave your house, they'll say कि ये घर मुझे पसंद नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, and the मधुमक्खी सब लोग they will decide and they will leave the house. So then we decided कि हम लोग इसमें क्या गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसमें ठीक से उसका सस्टेनेबिलिटी नहीं कर रहे। So then we realized कि अगर हम लोग मधुमक्खी के साथ काम कर रहे हैं, उसके मतलब हुआ कि it is not just मधुमक्खी के पास फ्लोरा भी होना चाहिए, आसपास में रस का फूल होना चाहिए जहाँ उन लोग रस ले सकते हैं, पॉलन ले सकते हैं, so that they can also grow. So that was the importance. So then we said कि अच्छा ये काम तो उसका मतलब हुआ इसमें नर्सरी शुरू करना है, ताकि बी फ्लोरा नर्सरी शुरू करना है, और बी फ्लोरा will then help the मधुमक्खी। So in that sense हम लोग ने women's groups के साथ शुरू किया बी फ्लोरा नर्सरीज उगाने के लिए, to start growing bee flora nurseries. और so women's groups ने bee flora nurseries खेती किसान लोग को they sold the flora to farmers, and that was another income stream that they did. Then we realized कि अभी जब हम लोग ट्रेनिंग देते थे तो ट्रेनिंग दे दिया, लेकिन जो आसपास के इलाका में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे उसमें मधुमक्खी का बक्सा नहीं मिल रहा था। We had to import the boxes, or import the boxes from Uttaranchal या जहाँ मधुमक्खी is very strong practice. And many times जो बक्सा था वो टाइम पर पहुंचता था नहीं था। So then we started working with the farmers कि चलो हम लोग भी carpenters हैं, हम लोग शुरू करेंगे। So they started saying कि we will become carpenters. तो फिर हम लोग ने carpenters को train किया, who would then support the farmer further. So that way हम लोग ने एक बी फ्लोरा का सिस्टम किया, carpenters का सिस्टम किया। अभी जब मधुमक्खी एक्चुअली हर साल मधुमक्खी का डिविजन हो जाता है, मतलब एक परिवार 2 या 3 परिवार हो जाएगा, ग्रोथ होता है, तो उसको पकड़ने के लिए कुछ माध्यम चाहिए, कुछ डिफरेंट ऐसा एक उसको बी स्वाम बैग बोलते हैं। तो स्वाम बैग भी उसको हमको बनाना पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग फिर इंपोर्ट कर रहे थे उत्तरांचल से या केरला से। सो महिला ने कहा कि देखो हमारे पास टेलरिंग का एसएजीज है, हम लोग को पता है टेलरिंग के बारे में, आप ये काम हमको दे दो।
So फिर that was also another idea. So we said चलो ये भी अच्छा है. So in that one area अभी हम लोग ने क्या किया कि ये हम लोग सिर्फ मधुमक्खी के साथ और किसानों को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दे रहे, हम लोग महिला को टेलरिंग के काम दे रहे हैं. वी आर गिविंग देम बी कीपिंग, फ्लोरा का नर्सरीज दे रहे हैं और कारपेंटर्स के साथ भी काम कर रहे हैं. तो पूरा इकोसिस्टम हम लोग अभी स्ट्रेंथन किया. उसके बाद हनी भी हो रहा है. देयर इज अ बाय प्रोडक्ट, पर्यावरण हो रहा है, देयर इज पॉलिनेशन हैपनिंग, बट हनी इज आल्सो कमिंग आउट. और जो जिसने फार्मर्स के साथ काम किया है आपको पता होगा कि फार्मर्स को कैश की सबसे जरूरत है. मतलब उन लोग को in the areas that we work in, जहां हम लोग काम कर रहे हैं, ज्यादातर आदिवासी का काम है, जहां सबसे poorest districts in India, so they need cash. So अगर हनी के साथ कैश है, they will get cash. So that is how the honey program started. और जो Exim Bank ने हमको 2014 से सपोर्ट कर रहे हैं, that we are extremely grateful for. और अभी तक हमारा चैलेंज है कि एक्सपोर्ट का, तो मुझे एक्चुअली सबसे ज्यादा मतलब ये संस्था से सबसे ज्यादा लेसन्स चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ हनी इज नॉट इजी. बहुत दूसरे देश में हनी इज डिफाइंड बाय डिफरेंट सोर्स, और जो हम लोग जो मधुमक्खी के साथ काम कर रहे हैं वो हनी इज नॉट, इट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ हनी इन द यूरोपियन यूनियन. तो वो हमारा एक चैलेंज है. लेकिन Exim Bank definitely has supported us in just helping spread the word story. हम Under the Mango Tree का जो story आपने सब जगह फैला दिया, that is I'm extremely grateful for. और मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि जो मधुमक्खी हम जो किसानों के साथ काम किया, we have trained now 1500 women. नाबार्ड ने हमारे लिए फंडिंग दिया था women's groups के साथ काम करने के लिए and to support women. And for those women, I think the most important thing is that कि उन लोग जो शादी मतलब जो गांव में उन लोग जब जो आए हैं and उन लोग शादी किया, they actually their first visits were outside the village for hour. जब उन लोग को दूसरे महिला के साथ उन लोग को मतलब बताना चाह रहे थे कि this what is मधुमक्खी about, what is मधुमक्खी पालन about, what is beekeeping about. So the first time they sat in a train or the first time they sat in a bus was to spread the word of beekeeping. So that was a very important aspect that happened to most of our trainers. So that is another important point. I will actually मैं थोड़ा मतलब मैं ठहरेगी questions के लिए, so I will wait. So thank you again for giving me the opportunity to speak. थैंक यू मैडम, थैंक यू विजया मैडम. कितनी अच्छी बात है कि आपकी संस्था ने ट्रेनिंग द्वारा एक तरफ किसानों के उत्पादों में लाभ कराया और एक तरफ बी हंटर्स को बी कीपर्स बना दिया, जो रक्षक बने भक्षक जो कहते हैं, आपने तो भक्षक को रक्षक बना दिया. बहुत खूब. कहते हैं ग्रेट माइंड थिंग्स अलाइक. अब मैं इसमें ऐड करती हूँ कि ग्रेट वुमेन कंसेप्चुअलाइज द यूनिक, क्योंकि हमारी अगली पैनलिस्ट मेंबर की एक ऐसी ही अनूठी सोच ने सारे आर्टिजन्स और बुनकरों को एक ही सूत्र में बांध दिया. रंगसूत्र क्राफ्ट्स की दुनिया की फाउंडर मिस सुमिता घोष, आपने रूरल आर्टिजन्स को ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया. सुमिता जी, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमें रंगसूत्र के बारे में अपने शब्दों में बताएं. नमस्कार सभी को, साथियों बहनों सभी को नमस्कार और बहुत धन्यवाद इस मंच में बुलाने के लिए और हमारा अनुभव शेयर करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये अनुभव हजारों और महिलाएं और बुनकरों के हैं. तो मैं थोड़ी बैक स्टेप लेती हूँ कि मैं बम्बई शहर में, बॉम्बे तब कहते थे, शहर में बड़ी हुई, वहाँ स्कूल और कॉलेज में पढ़ी. और बॉम्बे में जो भी लड़कियां हैं उनको ये नहीं लगता है कि हम कुछ कम है, बिल्कुल नहीं लगता है. बॉम्बे में लगता है कि जैसे लड़कों को मिलता है अपॉर्चुनिटीज, वैसे हम भी, चाहे ट्रेन में जाना, बस में जाना, जो भी है, इट्स ऑलवेज.
उसके बाद कॉलेज के बाद लेकिन मैंने अपना दिशा बदल लिया और आई वेंट। एक चीज जो बॉम्बे में मुझे देखा, ये तो अच्छी बात है कि सबको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, लेकिन बॉम्बे में ये भी देखा कि बहुत असमानता है कि आधा जनसंख्या जो है अच्छे घर में रह रहे हैं और आधा जनसंख्या जो है एकदम फुटपाथ पे या बहुत छोटे छोटे। और जब मैंने और पता किया कि ये क्यों हो रहा है तो स्कूल कॉलेज में तो पता लगा कि बेसिकली ये अलग अलग गांव में से, देश के अलग अलग कोनों में से लोग आ रहे हैं बॉम्बे सिटी में ताकि वो अपने परिवार चलाए, अपने पैरों पे खड़े हो और अपना रोजगार को बढ़ाए, और इसीलिए वो आते हैं। तो उस वक्त मैंने ये निर्णय लिया, मैंने शादी की किसी से और उन्होंने उनका करियर मतलब उनका वो सोच था कि गांव ग्रामीण विकास में काम करे। तो हम जाके राजस्थान के एक छोटा सा गांव लोनकरनसर, जो नाम नहीं सुना था मैंने पहले, वहां पे काम शुरू किया 1986 में। और वहां पे मैंने 10 साल जो काम किया, रह के काम किया। मुझे पहले लगा था कि ये रेगिस्तान में क्या हो सकता है, कुछ पेड़ पौधे कुछ नहीं दिखता। मैं बंगाल की हूँ और बॉम्बे, बंगाल और बाकी इंडिया में इतना हरा भरा, और ये रेगिस्तान में कुछ नहीं है। बट बहुत जल्द से जैसे मैंने दोस्ती बनाने लगी गांव के महिलाओं के साथ, खासकर क्योंकि हम तब ग्रामीण स्वास्थ्य को लेके काम करते थे और विलेज हेल्थ वर्कर को हम सिखाते थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। द वे दैट रेगिस्तान में लोग अपना संसाधन, चाहे पानी हो चाहे कुछ भी हो, वहां पे जो होता है उसको इतनी अच्छी तरह से बचा के रखते हैं। और जैसे अभिलाषा ने पहले बताया कि किस तरह से महिला स्ट्रेटेजिस्ट बनती है, मेरे ख्याल से वो बेस्ट मैनेजर है विदाउट गोइंग टू एनी MBA, क्योंकि वो इतने कम संसाधनों में से अपने पूरा घर चलाते हैं, परिवार को संभालते हैं। तो वहां 10-15 साल काम करने के बाद मुझे एक चीज लगा कि गांव में बहुत जरूरी है रोजगार लाने को, क्योंकि हालांकि हम शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ कर रहे थे वहां पे, बट और धीरे धीरे वहां सरकारी PHC और स्कूल और ये सब भी बनने लगे। बट एक चीज जो नहीं था वो था कि लोगों के पास काम नहीं है, और वो रेगिस्तान में अकाल के वजह से खेती भी ज्यादा नहीं होते हैं। तो हमने ये देखा कि वहां पे लोगों के पास ये हुनर है कढ़ाई बुनाई का, कसीदाकारी का, तो उसको लेके हम आगे काम शुरू किया उरमूल में। पार्वती जी ने बताया था कि बताई थी कि उरमूल के साथ भी काम कर रहे हैं। बट 2000 की बात है, मुझे ये लगा कि अगर इसको इसमें टिकाऊपन लाना है, सस्टेनेबिलिटी लाना है, तो हमें माइंडसेट बदलना पड़ेगा। हम इन महिलाओं को और बुनकरों को बेनिफिशियरी के जैसे नहीं देख सकते हैं। We have to understand and they have to understand कि उनमें जो हुनर है उसमें वैल्यू है, मूल्य है, और हम कैसे इसको वैल्यू एडिशन करते करते हम कैसे लोगों के हाथ में काम लाए, पैसे लाए, ताकि वो अपना घर बार चला सके। तो हमने मिलके कंपनी शुरू किया, 10 जन मिलके, और मेरे कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पिताजी इनफैक्ट बैंक में काम करते थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट एग्जिम बैंक, एंड माय मदर इज अ होम मेकर। हमारे कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था। हालांकि यस, आई स्टडीड इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से मुझे कुछ सीखने को तो जरूर मिला था। और हमने कंपनी शुरू किया और गए बैंक के पास, कई बैंकों के पास पैसे के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, 3 साल का बैलेंस शीट नहीं है, आपके पास कोलैटरल नहीं है। हमारे किसी के पास कोलैटरल नहीं था, जमीन नहीं था, कुछ नहीं, बस मेरे पास एक 5 साल पुराने मारुति 800 थी, तो वो तो नहीं ले रहे थे वो कोलैटरल। तो हमने तब सोचा कि क्या करें। फिर आई सेड ओके, हम वापस जाते हैं उन लोगों के पास जो मिलके ये कंपनी बनाने चाहे।
रंगसूत्रा, तो लेट्स सी इफ दे विल इन्वेस्ट, कि वो पैसे दे सके या नहीं। मेरे मन में बहुत झिझक था, क्योंकि मुझे पता था कि सब बीपीएल परिवार के हैं और फॉरगेट इन्वेस्टिंग, आज के लिए उनके पास पैसे नहीं है। फिर भी हमने कहा कोशिश तो करते हैं, तो कोशिश वापस गए सारे, राजस्थान से शुरू किया सभी लोगों के पास, और 1000 आर्टिजान ने 1000 रुपया दिया। हमारे 10 लाख से हमारी कंपनी शुरू हुए, और उस 1000 में से 800 महिलाएं थी, और उन महिलाओं के पास 1000 रुपया नहीं थे, बट उनके स्वयं सहायता समूह के पास जो बचत था उसमें से उन्होंने लेके शुरू किया। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। फिर मुझे भी लगा कि आई शुड ऑल्सो पुट इन मनी। मेरे पास कुछ पैसे नहीं था, क्योंकि मैं नॉट फॉर प्रॉफिट बैकग्राउंड से हूँ और कोई बचत नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने लोन लिया कुछ फ्रेंड्स और फैमिली से, और उसने दिया, और फिर धीरे धीरे और भी लोग जुटते गए और पैसे दिया। हमारी कंपनी, हम शुरू में B2B बिजनेस में गए, हालांकि हम सब चाहते हैं अपना दुकान हो, बट दिल्ली बॉम्बे में दुकान चालू करोगे तो वहाँ किराया से ही सब कुछ चला जाता है। तो वी डिसाइडेड B2B बिजनेस में जाएंगे, और फिर हम राजस्थान में हमारा सफलता देखते हुए हमें इनविटेशन मिले यूपी से, ईस्टर्न यूपी बनारस से, कि यहाँ आके आप इस तरह के एक संगठन बनाइए। तो हम वहां जाके जब संगठन बनाने लगे, तब हमें एक मौका मिला, विश्व ब्रांड जो IKEA है उनके साथ संपर्क हुए, और वो कहानी 2011 की बात है, 10-11 की। धीरे धीरे वो पार्टनरशिप की वजह से आज हमारे 3000 लोगों को, जो कि और उसमें राजस्थान यूपी के मेन है, इसके अलावा हम जम्मू कश्मीर और मणिपुर में भी काम करते हैं, और महाराष्ट्र में छोटा सा पैर रखा हमने, शुरू किया पहल। बट ये इससे हम काफी सारे क्या कहे, करीबन 50 के ऊपर देशों तक हमारा सामान पहुंचा सके, but we would not have managed to do it without the support of Exim Bank. क्योंकि जब शुरुआत में तो ये प्रॉब्लम्स आए, और जब स्केलिंग अप की बात होती है तब क्या चाहिए, आपको चाहिए पैसे, वर्किंग कैपिटल, ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो तब एग्जिम बैंक हमारे सहायता पे में आए। उनको कोई मतलब, दे हैड फेथ इन अस, ग्रिड प्रोग्राम के थ्रू, कि चलो कोई कोलैटरल नहीं है, बट कोई नहीं, इन्होंने दिखाया, इतने करीबन 8 साल काम, 7 साल काम करके, और इनके अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो एग्जिम बैंक की सपोर्ट से हम बहुत, मतलब हमारा क्या कहे, हमारा वी हैव द कॉन्फिडेंस टू डबल आवर सेल्स, एंड आगे जाके क्या कहूँ, आई मीन इंक्लूडिंग कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम प्रोडक्ट बनाए और उसको मार्केट तक ले जाए, बट ट्रेनिंग्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक महिला और पाबी बहन अभी नहीं है, पाबी बहन जैसे बहुत सारे महिलाएं जुड़ी हुई है। तो वैसे पाबी बहन तो बहुत आगे चली गई, और भी महिलाओं को बहुत सहायता की जरूरी पड़ते हैं कि वो अपने क्वालिटी और समय, ये हमारा मोटो है रंगसूत्रा में, कि समय पर और सफाई से, गुणवत्ता से, लाइक ऑन टाइम एंड करेक्ट क्वालिटी में अपना काम कीजिए, क्योंकि विदाउट दैट हमारे ऑर्डर्स नहीं जा पाएंगे टाइम पे। तो बेसिकली ये है, और हमारा आगे जाके ये लक्ष्य है कि हम देश के हर राज्य में हर अलग अलग क्राफ्ट के साथ, अभी हम टेक्सटाइल क्राफ्ट्स के साथ ही काम कर रहे हैं, बट और 5 राज्यों में काम कर रहे हैं, कि सारे राज्यों में हम काम करेंगे, और विश्व के सारे देश में हमारा सामान पहुंचेंगे रंगसूत्रा। थैंक यू पार्वती जी। थैंक यू मैडम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपको, आपके साहस, निष्ठा और दृढ़ संकल्प को हम नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं। ये हमें हमारी जड़ों से, अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ते हैं। ये शिल्पकार ही हैं
जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कलाओं को आगे बढ़ाते हुए इस समृद्ध परंपरा को जीवंत बनाए रखा है। इस तरह का एक संगठन 1978 में स्थापित किया गया था, सर्बा शांति आयोग, जिसे हम साशा के नाम से जानते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप साशा के निदेशक मिस सुजाता गोस्वामी जी फ्रॉम कोलकाता आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप हमें साशा के बारे में बताएं। सुजाता जी। नमस्ते। नमस्कार। बहुत प्रेरणादायक सारी वक्ताओं ने बहुत प्रेरणादायक बातें कही हैं और वो खुद बहुत प्रेरणादायक हैं। सुमिता जी से काफी बातचीत होती रहती है, लेकिन अभिलाषा जी, विजया जी और पाबी बहन के बारे में तो सब जानते हैं। वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं वो। तो साशा के बारे में 42 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1978 में एक संस्था शुरू हुई थी। 3 से 4 5 लोग थे जो हस्तशिल्प को लेकर बहुत भावुक थे और गांव में घूम के जो हस्तशिल्पकारों की जो परिस्थिति है वो देखकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक हम इन्हें उन्नत बाजारों के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक इनकी जो परिस्थिति है, इनकी जो जीवन शैली है, उसमें सुधार नहीं आएगा। लेकिन इस कार्य को सिद्ध करने के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। ये था कि महिलाओं के साथ काम होगा और दूसरा था कि जिस परिवेश में वो रहते हैं उसी परिवेश में काम होगा। ये नहीं था कि उनको माइग्रेट करके शहर आना पड़े और शहर में आके काम करे। तो ये 2 चीजें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी उस समय। तो 1971 में जब बांग्लादेश बना तो शरणार्थियों की भीड़ थी बॉर्डर से, और कलकत्ता के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे शरणार्थियों से भर चुका था। तो उन्हीं शरणार्थियों में जो महिलाएं थी वो उनके साथ काफी ऑर्गेनाइजेशंस, काफी संस्थाएं काफी काम कर रही थी। मदर टेरेसा की संस्था काम कर रही थी, काफी एनजीओस काम कर रहे थे। तो इन्हीं कुछ संस्थाओं के साथ संस्थाओं ने जब जो फाउंडर्स थे हमारे, जो संस्थापक थे, उनके साथ बात किया कि इनमें बहुत हुनर है, लेकिन इस हुनर का वो क्या करेंगे। हुनर बहुत सारा हुनर है। तो ये सोच हुई कि उनको हम आर्थिक रूप से अगर उन्हें स्वतंत्र बनाना हो, आत्मनिर्भर बनाना हो, तो उन्हें खुद अपने डिसीजंस जो है, अपने निर्णय जो है वो खुद लेने पड़ेंगे। और वो व्यावसायिक निर्णय भी है। वो खुद के व्यावसायिक निर्णय जब तक वो खुद नहीं लेंगी वो सशक्त नहीं हो पाएंगी। तो उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया, उन्हें एक समूह में किया गया है, विभिन्न जगहों पर महिलाओं को एकत्रित किया गया है और उनके स्किल या उनके हुनर के हिसाब से एंटरप्राइजेस बनाए गए, छोटे छोटे प्रोड्यूसर ग्रुप्स। और इसी तरह से हमारे जो प्रोड्यूसर ग्रुप नेटवर्क है वो बना। तो 3 प्रोड्यूसर ग्रुप, महिलाओं के प्रोड्यूसर ग्रुप से शुरू होकर आज 45 या 52 प्रोड्यूसर ग्रुप है, जिनके साथ सिर्फ महिलाओं का प्रोड्यूसर ग्रुप है, जिनके साथ हम काम करते हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक महिलाएं अपना व्यवसाय खुद नहीं चलाएंगी, सारे व्यवसायिक निर्णय खुद नहीं लेंगी, और व्यवसाय से जो आय होती है उसको किस तरह से उसको इन्वेस्ट करना, उसको किस तरह से व्यवहार करना, वो उसका भी अगर निर्णय नहीं लेंगी, तब तक हम महिला सशक्तिकरण के बारे में हमारी बातें अधूरी ही रहेगी। तो पहली जो हमें इन 42 सालों में जो हमारी लर्निंग या जो हमारी सीख रही है कि महिलाओं को एकत्रित करना बहुत जरूरी है। अक्सर अकेली महिला है जो बहुत ज्यादा उसको स्ट्रगल्स या बहुत ज्यादा उनको दिक्कतें आती हैं अपना व्यवसाय करने में या अपने पैर जमाने में। लेकिन अगर महिलाएं साथ में आती हैं तो वो उनसे उनका बल बढ़ता है।
दूसरी चीज जो हमने हमारी लर्निंग रही है इन 40 सालों में, हमने इन महिलाओं को भी एक कलेक्टिव के फॉर्म में 1986 में बना एकत्रित किया। तो इनमें ये टेक्सटाइल आर्टिजन्स का एक कोऑपरेटिव था, जहाँ पे बुनकर, वीवर्स थे, प्रिंटर्स थे, एम्ब्रॉयडर्स, स्टिचर्स, सारे तरीके के जो काम करते थे वो इकट्ठे आए। तो इसमें क्या हुआ कि एक पूरा सप्लाई चेन बना और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन बना और एक दूसरे पे निर्भरता बढ़ी। जब एक दूसरे पे निर्भरता बढ़ी तो वो और उनमें कमिटमेंट आया और उनमें काम करने का जो जोश था वो और बढ़ा। और साशा के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि 1978 से ही साशा अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ा रहा, क्योंकि साशा शुरुआत से ही जो अंतरराष्ट्रीय फेयर ट्रेड मूवमेंट था उससे जुड़ चुका था। तो 1978 से ही निर्यात, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस मिलने के साथ ही निर्यात शुरू किया। तो एक्सपोर्ट के साथ शुरू हुआ और फिर डोमेस्टिक में काम शुरू हुआ है। जो नॉर्मली होता है कि डोमेस्टिक में काम करके फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा था। तो इनिशियली सर्वशांति आयोग जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो व्यवसाय और जो हस्तशिल्प कारीगर थे उनके जो कैपेसिटी, उनकी जो क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी जरूरत के कार्य थे वो एक ही संस्था कर रही थी। लेकिन 1985-86 में ये आभास हुआ कि बिजनेस के लिए एक अलग संस्था होना बहुत जरूरी है, ताकि बिजनेस को बिजनेस के तौर पे लिया जाए और जो कैपेसिटी बिल्डिंग या जो ट्रेनिंग या जो क्षमतायान वाली जो कार्यक्रम है वो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करे। तो इस तरह से साशा एसोसिएशन फॉर क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स का फॉर्मेशन हुआ, जो मूलतः व्यवसाय देखती है और एकदम व्यावसायिक एक बिजनेस मॉडल के रूप में ही काम करती है। तो दो संस्थाएं हुई, एक संस्था जो बिजनेस, जो बाजार के साथ, मार्केट के साथ इंटरैक्ट करती है, जो बाजार के साथ लिंक्ड है, और एक है जो प्रोड्यूसर के साथ उनको बाजार के लिए तैयार कैसे करना है उस पर काम करती है। और ये दोनों संस्थाएं एकजुट होकर काम करती है। हमारी दूसरी लर्निंग ये रही है कि एक सपोर्ट नेटवर्क बनाना महिलाओं के लिए, महिला उद्यमियों के लिए एक सपोर्ट नेटवर्क इतना ही ग्रास रूट पे कि जहां वो आसानी से पहुंच सके। हमारे मैक्रो लेवल पे बहुत सारी फेडरेशंस है और महिलाओं के लिए बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए सेटअप्स है, लेकिन ग्रास रूट पे महिलाओं के सपोर्ट सिस्टम का एक बहुत बड़ा गैप है। हमने वो भरने की कोशिश की, महिलाओं को एकजुट लाकर और एक नेटवर्क बनाकर। तो हमारा जो पूरा काम है वो एक नेटवर्क मॉडल में होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। हमारा कोई प्रोडक्शन सेटअप नहीं है, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करते हैं और उनके साथ हमारा एक विश्वास के ऊपर बेस किया हुआ एक रिश्ता है, जो बहुत सालों से है, करीब 42 सालों से ही चल रहा है। और तीसरी बात यह है कि महिलाओं को जो है वो मेंटर्स की आसानी से वो किसी की तरफ देख सके, वो किसी की तरफ किसी को देख के प्रेरित हो सके, उत्साह पा सके। इस चीज की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई भी अखबार या टेलीविजन में देखें और अगर आप एंटरप्रेन्योर्स या सक्सेसफुल बिजनेस आइकॉन्स की बात करें तो आपको बहुत सारे पुरुष बिजनेस आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन महिलाओं को इंस्पायर करना या महिलाओं को के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना, ये मेरे ख्याल से इसके बारे में और मेन स्ट्रीम मीडिया में और बातें होनी चाहिए। अभिलाषा, सुमिता जी और विजया जी, ऐसे लोगों के बारे में और बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं साशा से 14 साल पहले जुड़ी और मेरे सामने इंस्पायर करने के लिए साशा के को फाउंडर्स और फाउंडर्स थे। रूपा जी जो अभी सीईओ हैं वो थी, और साशा का जो ये बहुत बड़ा एक
रिलेशनशिप, जो रिश्ता एनजीओ सेक्टर में और सेक्टर्स में बना था, उसमें काफी सारे लोग थे जिनसे आप जब आपको जरूरत हो आप उनसे एडवाइस ले सके। ये बहुत जरूरी है। ये हर महिला उद्यमी के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटे से छोटा व्यवसाय करते हैं या बड़े से बड़ा व्यवसाय करते हैं। आप किसके पास, सुमिता जी को पता है, मैं उनको काफी बार व्हाट्सएप करती हूँ पूछने के लिए। और सुमिता जी हमारे प्रोड्यूसर ग्रुप मीटिंग में आई हैं और उन्होंने महिलाओं के साथ बात किया है और वो उससे काफी फर्क पड़ता है जब इस तरह से कोई अगर आपसे बात करता है, क्योंकि वो उससे आपको आत्मविश्वास मिलता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। महिलाओं की एक अजीब सी आदत है, वो वैलिडेशन ढूंढती हैं, जो बहुत बुरी आदत है, लेकिन वो है, वो शायद हमारे जनरेशन्स, हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी हम में आ गई है। तो उससे अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें अच्छे रोल मॉडल, अच्छे मेंटर्स की बहुत जरूरत है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, चाहे वो महिला ग्रास रूट में काम करती हो या शहर में कोई बिजनेस करती हो। ये बहुत जरूरी है। तो ये हमारी लर्निंग्स रही है साशा में काम करने की। साशा में हर स्तर पे महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे करने की एक परंपरा है, चाहे वो गवर्नेंस हो, बोर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन हो। महिलाओं का साशा के बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन 50% बोर्ड प्रोड्यूसर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं साशा में, और वहाँ पे हर नॉमिनेशन होता है, इलेक्शन होता है, और महिलाओं के लिए अलिखित तौर पे सीट रिजर्व की जाती है। मतलब सभी को पता है कि महिलाएं बोर्ड मेंबर्स होंगी। तो ये जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये स्वतः नहीं आता है। महिलाएं, स्पेशली ग्रास रूट महिलाएं हैं, वो सोचती है हम बोर्ड में बैठेंगे, हम सामने कुर्सी पे बैठेंगे, तो हमने वो सिस्टम ही हटा दिया है। अब की कोई कुर्सी वाला सिस्टम ही नहीं है, सारे लोग एक ही साथ बैठेंगे, चाहे वो बोर्ड मेंबर्स हो चाहे बोर्ड मेंबर्स नहीं हो। हमारा काम मूलतः पूर्वोत्तर भारत में ही शुरू हुआ था, और फोकस हमेशा पूर्वी भारत रहा है, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। लेकिन हम भी कश्मीर में, जैसे स्मिता जी ने कहा, हम भी एक कश्मीर में, श्रीनगर में प्रोजेक्ट है, और दक्षिण भारत में है, कच्छ में कुछ संस्थाओं के साथ बहुत अच्छा संपर्क है। उर्मूल, ये इन संस्थाओं के साथ हमारा जो संपर्क है वो बहुत स्पेशल है। वो बहुत इसलिए भी है क्योंकि 1981 में साशा शॉप बना था कोलकाता में। उस समय कोलकाता में, कलकत्ता में क्राफ्ट स्टोर नहीं था जहाँ पे आप लाइफस्टाइल के तौर पे क्राफ्ट्स को देख सके। तो जब साशा स्टोर खुला तो काफी लोग, उर्मूल, दस्तकार, काफी लोग सामने आए कि नहीं, हम हमारे प्रोडक्ट्स साशा शॉप में रखेंगे। तो हमें ऐसा लगता था कि हमारी इस शॉप की शोभा बढ़ती है ऐसे। और इस तरह से हमारी पार्टनरशिप, हमारा जो सहभागिता है अभी तक कायम है। और शॉप हमारे लिए एक बहुत स्पेशल जगह रखती है, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत पार्टनर्स लोग जो हैं हमारे, उनके जो सामान है उसको हम शोकेस कर पाते हैं। मूलतः 80% टर्नओवर का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, और 20% अंदाजन डोमेस्टिक या घरेलू मार्केट में है। अगले 5 साल में हमारे भी बहुत बड़े प्लान्स हैं, क्योंकि हमारी जो महिलाएं प्रोड्यूसर्स हैं, उनके कॉन्फिडेंस, उनके आत्मविश्वास से हमको आत्मविश्वास मिल रहा है कि पिछला गया साल जो कि बहुत ही चैलेंजिंग रहा है, लेकिन अगले 5 साल में हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम हमारा टर्नओवर 25% बढ़ाएं, और काफी सारे संस्थाओं के साथ काम कर सके, और काफी सारे जितने भी बड़े शहर है विश्व के, सभी शहरों में हमारा सामान पहुंचे, और यही हमारी अपेक्षा है। थैंक यू। धन्यवाद सुजाता जी। बिल्कुल ज्यादा हम भी कामना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर ग्रुप्स
जैसे कि आपने कहा कि आप वुमेन क्लस्टर्स और कम्युनिटी के विकास के लिए काम करते हैं, आप उनके लिए मेंटर बन जाते हैं। तो हम भी यही आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर ग्रुप साशा के साथ जुड़े और वाकई आपके इस क्षेत्र में काम सराहनीय है बिल्कुल। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी की कामयाबी की कहानी सुन के वाकई हम सब बहुत प्रेरित हुए हैं। अब मैं हमारे मुख्य महाप्रबंधक मिस दीपाली अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे सारे अतिथियों को धन्यवाद करें। दीपाली, धन्यवाद पार्वती। आज महिला दिवस के इस मौके पर यह वेबिनार कई मायनों में बड़ा उपयोगी रहा है। कैसे? खैर मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर इससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जो इतनी बड़ी संख्या से हमसे जुड़े रहे। अच्छा लगता है कि हम किसी वजह से, किसी कॉज की वजह से साथ जुड़ते हैं और कारवा बनते देखते हैं। मैं नहीं जानती थी कि आपने गौर किया कि नहीं, लेकिन इस वेबिनार की आज एक बड़ी सुंदर बात ये रही है कि इसमें लगभग पूरे भारत की तस्वीर उभरती नजर आई है। दिल्ली, लद्दाख, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कोलकाता, तमिलनाडु से स्पीकर्स और पार्टिसिपेंट्स हमसे जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं विशेष रूप से शुक्रगुजार हूँ कंसोर्शियम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन शशि जी की, जो समय निकाल के हमसे जुड़ी और अपने अनुभव शेयर किए। कंसोर्शियम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया ने 1996 में जिस तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से शुरुआत की थी और आज जिस मुकाम पे है, जिस तरह इन्होंने महिलाओं की प्रगति की दिशा में काम किया, ये अपने आप में ही एक मिसाल है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ pabiben.com की फाउंडर पाबीबेन रबरी जी का, जो अपने आप में भी एक कामयाबी की मिसाल है। इन्होंने छोटी सी उम्र से ही कच्छ के छोटे गांव से कढ़ाई का काम शुरू किया और आज इनकी कंपनी के बैग बॉलीवुड से हॉलीवुड की फिल्मों तक सभी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं इस बात की ये कहानी नहीं, जो कहानी से हमें इतनी प्रेरणा मिलती है और हौसला मिलता है, ये वाकई काबिले तारीफ है। मैं धन्यवाद देती हूँ और सलाम करती हूँ उस सोच का और इस सोच से जुड़ी सारी महिलाओं का, लूम्स ऑफ लद्दाख की अभिलाषा जी का, जिन्होंने कहा आर्टिजन्स कैन ऑल्सो बी डिजाइनर्स, वी कैन एम्पावर देम। अंडर द मैंगो ट्री विजया जी की सोच का, जो भक्षक से रक्षक बनाने की है। रंगसूत्र के सुमिता जी की ओर और महिलाओं मर्दों से कम नहीं, और जिन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग की बात की। साशा की सुजाता जी का, जिन्होंने कहा महिलाओं को एकजुट रहना जरूरी है और एकता से ही बल आता है। आप सबने अपने अनुभव शेयर किए और आज आपको सुनने में हमको बहुत ही अच्छा लगा। आपके जज्बे से, आपके आत्मविश्वास से और एक नई ऊर्जा और एक नई कामयाबी के कदम कई लोगों के कदम उठेंगे। हमारी इकोनॉमिस्ट जानवी जी ने बताया कि ट्रेड और जेंडर इक्वालिटी इंटरलिंक्ड है और यही वजह है कि इस दिशा में अपनी ट्रेड पॉलिसीज में जेंडर इक्वालिटी को शामिल करना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत अब इस दिशा में है, लर्निंग कर्व पे ही है, पर जल्दी ही कामयाब हो जाएगा। इन कार्यक्रम के माध्यम से हम जेंडर इक्वालिटी पर ट्रेड पॉलिसी के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे भारत में भी जेंडर इंक्लूसिव ट्रेड पॉलिसी की ओर बढ़ सके। मुझे विश्वास है कि मेरी सहयोगी संध्या ने ग्रासरूट लेवल की एंटरप्राइजेस के लिए बैंक के खास प्रोग्राम के बारे में जो बताया, उसका लाभ अब सभी लोग जरूर उठाएंगे। इससे निर्यातों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, बट ट्रेड में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मैं संध्या की एक बात से और जोड़ना चाहूंगी कि ग्रासरूट
लेवल की एंटरप्राइजेस को सपोर्ट के जरिए तो महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देता ही है, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज में भी महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। लाइन्स ऑफ क्रेडिट, बायर्स क्रेडिट अंडर नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, कंसेशनल फाइनेंस स्कीम जैसे तमाम प्रोग्राम के जरिए बैंक महिलाओं की प्रगति में योगदान देता है। जैसे आपको हमारे डीएमडी मैडम ने बताया कि हमने एक ग्रासरूट लेवल आर्टिजान के सक्सेस स्टोरीज का बुकलेट बनाया है। ये हमारे बैंक के वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हमको जरूर लिखिए, हम आपको भिजवा देंगे। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि इंडिया एग्जिम बैंक में हम महिलाओं का लगभग बराबर रिप्रेजेंटेशन रहता है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट की बात हो या स्टाफ सदस्यों की या फिर उन्हें दी जाने वाले तमाम बेनिफिट्स की। हम महिलाएं बराबर की भागीदार है। देवियों और सज्जनों, हम सब जानते हैं कि कोविड-19 ने हमारा सबका जीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन हर आपदा के पीछे एक अवसर भी आता है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 रहा हो या फिर 1997-98 का एशियन डेथ क्राइसिस रहा हो या केदारनाथ की ट्रेजेडी। इन सब के बाद दुनिया संभली है, सवारी है और महिलाओं का इसमें अहम भूमिका रही है। देश और विश्व के अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे आ रही है और ऐसे में कोविड-19 के बाद होने वाली इकोनॉमिक रिकवरी में भी महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। महिलाओं को ऐसी राजनीतियां बनानी चाहिए, रणनीतियां बनानी चाहिए, पार्टनरशिप्स करनी चाहिए जिससे वो अपने बिजनेस को आर्थिक झटकों से बचा पाए। चाहे जितनी भी विपत्तियां आई हो, नारी शक्ति ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया है और जीत हासिल की है। महिला दिवस हम महिलाओं की इसी उपलब्धियों का एक जश्न है। आप सभी को इंडिया एग्जिम बैंक की तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू, सभी को धन्यवाद और हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। शुभ संध्या।